हेलो एवरीवन। और बच्चों, क्या हाल चाल। चलिए, तो आज हम लोग अपना नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, ऑसिलेशंस। ओके। तो टॉपिक ओवरऑल बहुत ही सिंपल है और इसका सीटी में वेटेज भी अच्छा खासा है। ओके। तो इतना कोई टफ टॉपिक नहीं है, बट इतना ध्यान में रखना है कि सीटी में इसका वेटेज अच्छा खासा है। जैसे कि अगर हम लोग इसकी बात करते हैं बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो बोर्ड्स के एग्जाम में आप लोग मिनिमम दो क्वेश्चंस यहाँ से मान मान के रख सकते हो कि दो क्वेश्चंस यहाँ से रहेंगे रहेंगे। और अगर सीईटी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बोलूँ, तो पिछले 6 साल का एवरेज रहा है कि तीन क्वेश्चंस तो यहाँ से बने ही बने हैं। तीन क्वेश्चंस हर साल 2019 से लेके 2025 तक का ऑन एन एवरेज। ओके। जैसे कि 2020-21 के बाद से तो ऑनलाइन एग्जाम अपना स्टार्ट हो गया था। तो मान के चलिए कि हर सारी शिफ्ट मिला के लगभग देखी जाए तो लगभग 40 क्वेश्चन रहते हैं ओवरऑल शिफ्ट में। ओके, टोटल। तो मतलब तीन क्वेश्चन लगभग हर शिफ्ट में इससे पूछा जा रहा है। तो सिंपल टॉपिक है, बट आपको प्रैक्टिस में रहना पड़ेगा। ओके। आइए, तो आज का टॉपिक अपना क्या क्या है। पीरियोडिक मोशन, ऑसिलेशन और उनके बीच में डिफरेंस क्या है, ये हमको समझना पड़ेगा। देन उसके बाद में हमको पढ़ना है सिंपल हार्मोनिक मोशन। जैसे कि इस चैप्टर का रियल नाम तो एसएचएम ही रखना था, सिंपल हार्मोनिक मोशन। ओके। देन एक्सलरेशन, वेलोसिटी, पोजीशन ऑफ ऑसिलेशन एंड फोर्स एनालिसिस। कोशिश करेंगे कि हम इतने टॉपिक्स को आज यहाँ पे निपटा सकें। ओवरऑल जहां तक मेरा अंदाजा है, हम तीन तक ही पहुंच पाएंगे। चार तक अगर हुआ तो लेके जाएंगे इसको। ओके। चलिए, तो टॉपिक स्टार्ट किया जाए। चलिए, तो सबसे पहले डेफिनेशन है आपका, डिफाइन द पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन मतलब क्या होता है? इज अ मोशन विच रिपीट्स इटसेल्फ आफ्टर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। जो अपने आप को फिक्स्ड, मतलब कि जिसका टाइम पीरियड फिक्स्ड हो। जैसे कि मैं यहाँ पे आपको बोलूं कि एक यहाँ पे ऑब्जेक्ट है जो सर्कल पे घूम रहा होगा। ओके। एक यहाँ पे ऑब्जेक्ट है जो सर्कल पे घूम रहा होगा, वो ऑब्जेक्ट पूरा चक्कर सिर्फ और सिर्फ 10 सेकंड में लगा रहा है। उसने अपना फर्स्ट राउंड भी 10 सेकंड में ही लगाया। इसका मतलब क्या है कि वो अगले 10 सेकंड में सेकंड राउंड लगा लेगा। इट मीन्स इज द मोशन विच रिपीट्स इट सेल्फ आफ्टर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। समझ गए यहाँ पर? बहुत सिंपल है, जो मोशन अपने आप को सेम टाइम इंटरवल पे रिपीट करे। तो क्या ये सर्कुलर ही रहना चाहिए? बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है यहाँ पर। बिल्कुल भी यहाँ पे इसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। जैसे कि आप लोग इलिप्स का मान लो। इलिप्स में हमको क्या पता है, यहाँ पे बीच में अपने क्या होते हैं, बीच में होता है अपना सन, और यहाँ पे कोई होता है अपना अपना कोई भी रैंडम प्लेनेट। अर्थ यहाँ पे ले लो। तो अर्थ पूरा एक चक्कर कितने दिन में करता है? ऑन एन एवरेज 365 डेज इसको लग जाते हैं। ओके। तो ये एक चक्कर उतने ही टाइम में करेगा ना, मीन्स अर्थ का मोशन क्या हो गया, यहाँ पे पीरियोडिक हो गया है। समझ गए? जो अपने मोशन को बार बार रिपीट करे सेम टाइम इंटरवल पे, दैट इज पीरियोडिक मोशन। ओके। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप लोग शेप को स्क्वायर भी ले सकते हो, कि एक ऑब्जेक्ट है जो स्क्वायर को कंप्लीट कर रहा है हर 4 सेकंड में। तो वो हर 4 सेकंड में ही स्क्वायर को कंप्लीट कर रहा होगा। दिस इज ऑल्सो पीरियोडिक मोशन। कोई ऑब्जेक्ट पेंटागन पे भाग रहा है, दिस इज ऑल्सो पीरियोडिक मोशन। सिंपल पेंडुलम का एग्जाम्पल, सिंपल पेंडुलम की ये पूरा अपना एक ऑसिलेशन, मतलब यहां से यहाँ पे जाना, फिर वहां से यहाँ पे आना, फिर यहाँ से यहाँ पे जाना, फिर अगेन अपने मीन पोजीशन पे आना। मान लो ये पूरा काम कर रहा है 2 सेकंड में, तो ये हर 2 सेकंड में अपना एक ऑसिलेशन पूरा करेगा। मीन पोजीशन से पॉजिटिव एक्सट्रीम, देन नेगेटिव एक्सट्रीम, देन अगेन मीन पोजीशन। समझ गए? तो यहाँ पे पीरियोडिक मोशन का मतलब क्या है? वो मोशन जो अपने आप को हर बार रिपीट करे सेम टाइम इंटरवल में। ओके बच्चों, तो ये सारे डेफिनेशंस आपको लिखने हैं। ठीक है। इज अ मोशन विच रिपीट्स इटसेल्फ आफ्टर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम एंड टाइम पीरियड इज द फिक्स।
अब आते हैं इसके बाद में ऑसिलेशन पर। ऑसिलेशन क्या होता है? ठीक है, काम करते हैं ऑसिलेशन पे थोड़ी देर बाद में आते हैं। सबसे पहले मैं आपको एग्जांपल दे दूं यहाँ पर। एग्जांपल मैंने कहाँ पे लिखा है, नहीं लिखा है क्या? चलिए, एग्जांपल लिखिए, सम एग्जांपल्स ऑन पीरियोडिक मोशन। सम एग्जांपल्स ऑन पीरियोडिक मोशन। अब देखो, आप में से जितनों को स्पीड थोड़ी कम लग रही होगी ना, वो स्पीड को 1.5x पे करके भी देख सकते हैं, ओके, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आइए, चलिए, तो सबसे पहला एग्जांपल सोच के बताइए यहाँ पे क्या हो सकता है। मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन। ठीक है, वो सेम टाइम पीरियड में अपने मोशन को कंप्लीट करता है। ओके, मोशन ऑफ द सन, मोशन ऑफ द सन, सॉरी, मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन, मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन, पीरियोडिक है ये। सेकेंड एग्जांपल, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। सिर्फ सर्कुलर मोशन मत लिख देना यहाँ पे, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, क्योंकि अगर मैंने सिर्फ सर्कुलर मोशन लिखा, वो तो सर्कल कंप्लीट कर रहा है लेकिन वो सेम टाइम में कर रहा है, नहीं पता चलेगा। इट मीन्स उसकी स्पीड कांस्टेंट होनी चाहिए। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अगला, सैटेलाइट मोशन। सैटेलाइट कौन सा मोशन करता है? सैटेलाइट भी अपने फिक्स्ड ऑर्बिट में ही घूमता है। अगर आपने 10th में पढ़ा हो कि 3 टाइप के ऑर्बिट होते हैं, लियो, मियो, हियो, ठीक है, नहीं भी याद है तो मान लो कि मेजरली सर्कुलर ऑर्बिट में रहता है। ओके, सैटेलाइट मोशन। चौथा, चौथा ले लो, एन इंसेक्ट, नहीं, एन इंसेक्ट नहीं, बॉल इज बाउंसिंग बिटवीन टू वॉल्स। बॉल इज बाउंसिंग बिटवीन बिटवीन टू फिक्स्ड पॉइंट्स, टू फिक्स्ड पॉइंट्स। कौन कौन से फिक्स पॉइंट्स? ग्राउंड एंड रूफ, ग्राउंड एंड रूफ। ओके, अगला वाला, सिंपल पेंडुलम। ओके, सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम में किसकी बात कर रहा हूं? नो डैम्पिंग वाले की। ओके, नो डैम्पिंग वाले की। क्यों? सिंपल पेंडुलम, अगर मैं नॉर्मली पेंडुलम को छोड़ दूं तो वो एक टाइम के बाद में रुक ही जाएगा, इसके अंदर डैम्पिंग होगी नहीं, मतलब वो रुकेगा ही नहीं। ओके, ये केस हमें मान के रखना है। ओके, देन उसके बाद में सिक्स्थ वन है, आपका स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम। ओके, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम। स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम में कैसा बोल रहा हूं, मान लो यहाँ पे ऐसा वॉल लगा हुआ है। ओके, ऐसा वॉल है, इस वॉल में यहाँ पर स्प्रिंग लगा हुआ है, और इस स्प्रिंग में यहाँ पर एक ब्लॉक लगा हुआ है मास m का। ये इसकी मेन पोजीशन है। अब मैं क्या करूंगा, मैं इसको यहाँ पे ऐसे खींचूंगा, और जैसे मैंने खींचा तो क्या होगा, वो पहले बाहर से सेंटर में आएगा, फिर सेंटर से अंदर जाएगा, फिर ऐसे 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 वो कंटिन्यू वाइब्रेट होता रहेगा। दैट इज स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम। तो ये भी क्या कर रहा है, अपने ही मोशन को कंटिन्यू रिपीट कर रहा है। ओके, अब देखो यहाँ पर, अब यहाँ पे कुछ चीजें होती है जिसको बोलते हैं हम लोग मीन पोजीशन। मतलब वो अपने मीन पोजीशन पे रिटर्न आए, सेंटर पॉइंट पे रिटर्न आए। ठीक है, सर्कुलर मोशन में हम लोग, इलिप्टिकल मोशन में ये नहीं बोल सकते कि उसके पास मीन है, क्योंकि एक ऑर्बिट ऐसा है और एक ऑर्बिट ऐसा है। अब ये तो हो गया सर्कल का सेंटर। ओके, तो ऑब्जेक्ट यहां से भी स्टार्ट कर सकता है, यहां से भी स्टार्ट कर सकता है, यहां से भी कर सकता है, यहां से भी कर सकता है। क्यों? इसका मीन पोजीशन से डिस्टेंस तो सेम ही रहेगा, मतलब सेंटर से डिस्टेंस तो सेम ही रहेगा। इलिप्स में भी हम लोग नहीं लेते, समझ गए? तो किसी भी प्रकार के सर्कुलर मोशन वाले में, जो सर्कल जैसा दिख रहा है, उसके अंदर मीन पोजीशन नहीं होता, तो इट हैज नो मीन। इसके पास मीन नहीं है, इसके पास भी मीन पोजीशन नहीं है।
सैटेलाइट भी सर्कुलर मोशन में रहता है, मीन पोजीशन नहीं है। बॉल इज बाउंसिंग बिटवीन टू फिक्स्ड पॉइंट्स, दो फिक्स्ड पॉइंट है, रूफ एंड ग्राउंड। मीन पोजीशन कौन सा लोगे? नहीं ले सकते हम लोग। ओके, इसमें भी मीन पोजीशन नहीं होगा। अब आप लोग बोलोगे सर ये हो गया वॉल, ये हो गया दीवार और ये हो गया ग्राउंड, तो बॉल इन दोनों के बीच में बाउंस बैक कर रही है, तो इसके सेंटर को मीन नहीं बोल सकते हम लोग। सेंटर मतलब कि मीन वो पोजीशन होता है जहां से मोशन स्टार्ट हुआ होगा। ध्यान में रखो, मीन पोजीशन हम उसको बोलते हैं जहां से मोशन स्टार्ट होगा, जहां पे सब कुछ जीरो हो। मीन का मतलब आप लोग इतना ध्यान में रखना कि मीन पोजीशन वो पोजीशन है जहां पर एफ नेट की वैल्यू जीरो होगी। मतलब यहाँ पे क्या होगा, सब के सब बैलेंस्ड फोर्स होंगे। यहाँ पे सबके सब क्या होंगे आपके मेरे प्यारे बच्चों, बैलेंस्ड फोर्स होंगे। उस पोजीशन को हम लोग मीन पोजीशन बोलेंगे। यहाँ पे बोलना पॉसिबल नहीं है क्योंकि यहाँ पे कंटिन्यू एमजी नीचे की ओर लग रहा है। अगर मैं इस पॉइंट पे भी देखूँ तो, समझ गए? बिल्कुल। तो इन चारों के पास में मीन नहीं है। मीन मतलब जहां पे नेट फोर्स क्या हो, जीरो लग रहा हो। सिंपल पेंडुलम के पास मीन पोजीशन होता है। क्यों होता है मीन पोजीशन? यहाँ पर ध्यान से देखो, तो ये स्ट्रिंग, यहाँ पे बॉब। अब ऑब्जेक्ट यहाँ पे रेस्ट में है, ओके, रुका हुआ है, कुछ मोशन नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर इसके ऊपर डाउनवर्ड कौन सा फोर्स लग रहा होगा, mg लग रहा होगा। और यहाँ पे ऊपर स्ट्रिंग में क्या लग रहा होगा, टेंशन टी लग रहा होगा। तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, T इक्वल्स टू mg। इट मीन्स कि इट हैज मीन पोजीशन, इट हैज मीन पोजीशन। ओके, चलिए, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम। स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम के पास भी मीन होता है। ओके, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम में कैसा होगा मीन, ध्यान से देखो। इसके अंदर शायद स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है, वेट मिनट जरा देखूं मैं। नहीं, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम नहीं है। चलो, अब देखो यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर हमने क्या लगा के रखा है, स्प्रिंग लगा के रखा है, और यहाँ पर एक मास एम है। तो ये हो गया इसका मीन पोजीशन। अब जैसे ही ये आगे जाएगा तो क्या होगा, जैसे कि मैं ऊपर इसका निकालता हूँ, तो स्प्रिंग क्या होगा, स्प्रिंग स्ट्रेच होगा। ये यहाँ पे आ गया अपना मास एम। रुको मैं डायग्राम थोड़ा नीचे कर लूँ, लोगों पे दिख रहा होगा। ओके, मैंने स्प्रिंग को स्ट्रेच किया। अब क्या होगा, जैसे स्प्रिंग वहां से निकलेगा, स्प्रिंग क्या होगा, कंप्रेस भी होगा। तो वो कुछ ऐसा भी दिखाई देगा कंप्रेस होने के बाद में। तो मैं क्या बोलूंगा, ये कुछ एक्स डिस्टेंस आगे गया और ये कुछ एक्स डिस्टेंस पीछे गया। इट मीन्स इसके पास मीन पोजीशन है ना, ये वाली इसकी मीन पोजीशन है, ये इसका मीन है। समझ गए? तो इट हैज मीन। क्लियर एकदम? चलिए, बहुत बढ़िया। आइए, डायग्राम आपको निकालना है, ठीक है? मैं रफ कर रहा हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे अभी बहुत कुछ लिखना है। अब यहाँ पे ध्यान दो, हम लोग इसको पीरियोडिक और ऑसिलेशन में डिवाइड करने वाले हैं। तो यहाँ पर इसको मैं क्या बोलूंगा, पीरियोडिक बोलूंगा। ओके, इस मोशन को भी मैं क्या बोलूंगा, पीरियोडिक बोलूंगा। इस मोशन को भी क्या बोलूंगा मैं, पीरियोडिक बोलूंगा। ओके, इस मोशन को भी मैं पीरियोडिक बोलूंगा। ये चारों मोशन तो पीरियोडिक होंगे। क्यों? क्योंकि ये अपना ही मोशन आफ्टर सेम टाइम इंटरवल रिपीट कर रहे होंगे। सिंपल पेंडुलम और स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम को मैं क्या बोलूंगा, ये पीरियोडिक होने के साथ साथ, मतलब ये अपने मोशन को रिपीट भी कर रही है, पीरियोडिक बट ऑसिलेटरी, बट ऑसिलेटरी। ये साथ ही साथ में ऑसिलेशन को भी परफॉर्म कर रही है। इट इज पीरियोडिक बट ऑसिलेटरी। अब यहाँ पे समझना पड़ेगा कि ऑसिलेशन का मतलब क्या है, ठीक है? बट ऑसिलेटरी, तो ऑसिलेशन का जरा मतलब समझो यार। ऑसिलेशन का मतलब क्या है, ऑसिलेशन और वाइब्रेटरी मोशन, नाम ध्यान ध्यान में रखना। ऑसिलेशन और वाइब्रेटरी मोशन इज डिफाइंड एज अ पीरियोडिक, is defined as a periodic and bounded motion of a body about a fixed point.
ये फिक्स पॉइंट के अबाउट ही मोशन करेगा। जैसे कि हमने देखा ना अभी सिंपल पेंडुलम में, सिंपल पेंडुलम में ये है वो फिक्स पॉइंट, मींस मीन पोजीशन, जिसके अराउंड ये क्या करेगा, अपना मोशन परफॉर्म करेगा। ठीक है, कुछ टाइम के बाद में वो यहाँ पे हो, कुछ टाइम के बाद में वो यहाँ पे होगा। ठीक है, और कुछ टाइम के बाद में वो यहाँ पे होगा। तो सबसे पहले मोशन कैसा दिखाई देगा, वो यहाँ से यहाँ पे जाएगा, फिर यहाँ से मीन पे आएगा, फिर मीन से यहाँ पे जाएगा, फिर वहां से यहाँ पे आएगा। ये हो गया इसका पूरा एक मोशन कंप्लीट। तो फिक्स पॉइंट के अबाउट ही क्या हो रहा है, ये मोशन कर रहा है, तो दिस इज ऑसिलेशन। ठीक है, अब ध्यान दो, यहाँ पर दो वर्ड है, एक है वाइब्रेशन और एक है सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो जब ऑब्जेक्ट हाई फ्रीक्वेंसी पे ऑसिलेट करे, मतलब ऐसा एकदम हाई फ्रीक्वेंसी पे, उसको हम क्या बोलते हैं, वाइब्रेशन बोलते हैं। समझ गए, फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा हो, वो अपने पाथ को बार बार कंटिन्यू मीन पोजिशन को क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है, दैट इज वाइब्रेशन। हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेशन मतलब ये ऐसे 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 मतलब कंटिन्यू, ये बहुत तेजी से अपने मीन पोजीशन की यहाँ पे मोशन कर रहा होगा। देन उसके बाद में सिंपल पेंडुलम, सॉरी एसएचएम, सिंपल हार्मोनिक मोशन, ऑसिलेशन विद स्मॉल एम्पलीट्यूड अबाउट मीन पोजीशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और अपना पूरा चैप्टर इसी के अराउंड घूमने वाला है। इट मींस यही है अपना रियल टॉपिक, सिंपल हार्मोनिक मोशन और ऑसिलेशन। ठीक है, तो जब कभी भी आपको एसएचएम समझ में आए, तो एसएचएम को एक बात तो क्या ध्यान में रखना है कि ये तो एक ऑसिलेशन है, क्योंकि इसके पास मीन पोजीशन है, इसके पास क्या है, मीन पोजीशन है। ओके, सेकंड चीज, कोई भी ऑसिलेशन एसएचएम कब बनेगा, जब उसका एम्पलीट्यूड क्या होगा, स्मॉल होगा। ध्यान में रखना, लार्ज एम्पलीट्यूड वाला भी ऑसिलेशन होता है, लेकिन जब तक उसका एम्पलीट्यूड स्मॉल नहीं होगा मैं उसको एसएचएम नहीं बोलूंगा। क्लियर, कोई प्रॉब्लम है यहाँ पे आपको, नहीं है बिल्कुल भी। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेट्स मूव। ओके, चलिए जरा अब यहाँ पे एक टेबल निकालना है फ्लो चार्ट टाइप में। चलो, तो सबसे पहले हमने क्या देखा अभी अभी, पीरियोडिक मोशन। ओके, पीरियोडिक मोशन, पीरियोडिक मोशन मतलब क्या, मोशन रिपीट्स इट्स पाथ इन अ फिक्स्ड इंटरवल। डेफिनेशन लिखो फ्लो चार्ट बना के पूरा एकदम, मोशन repeats motion repeats its path after equal time interval, yeah, in a fixed time interval, in a fixed time interval। ओके, चलिए अब थोड़ा सा ना छोटा करना पड़ेगा इसको, काफी ज्यादा बड़ा हो गया। चलिए, अब पीरियोडिक मोशन में भी दो आते हैं। ओके, एक को हम बोलेंगे ऑसिलेशन या ऑसिलेटरी, और एक को बोलेंगे नॉन ऑसिलेटरी। ऑसिलेटरी और एक नॉन ऑसिलेटरी। तो ऑसिलेटरी क्या होगा पता है, अबाउट मीन पोजीशन। ठीक है, ध्यान में रखना है इसको। सो जो मोशन अबाउट मीन पोजीशन हो हम उसको क्या बोलते हैं, ऑसिलेशन बोलते हैं।
अबाउट इट्स मीन पोजिशन। नॉन ऑसिलेटरी मतलब नॉट अबाउट एनी मीन पोजिशन, नॉट हैविंग एनी मीन पोजिशन, ये भी बोल सकते हैं। नॉट अबाउट एनी मीन पोजिशन, इसके पास मीन पोजिशन नहीं होता है। ठीक है। अब ऑसिलेशन में भी क्या आएगा, ऑसिलेशन में भी दो टाइप आते हैं। कौन कौन से? मिरर कॉपी। ऑसिलेशन में क्या क्या आता है, एक तो आता है लार्ज एम्पलीट्यूड वाला। ठीक है। एक होता है लार्ज एम्पलीट्यूड और एक होता है स्मॉल एम्पलीट्यूड। मतलब कि जैसे कि ये देखो, ये आपका सिंपल पेंडुलम है। ठीक है। अगर कोई मान लो इतना इतना एम्पलीट्यूड ले रहा है, बहुत ज्यादा हो गया ये, मतलब इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे ऑसिलेशन ऑफ लार्ज एम्पलीट्यूड। समझ गए? मिट जा गुरु। चलिए। और एक होगा स्मॉल एम्पलीट्यूड, मतलब बहुत छोटा सा एम्पलीट्यूड होगा उसका, स्मॉल एम्पलीट्यूड। तो लार्ज एम्पलीट्यूड को हम बोलेंगे नॉन एसएचएम और इसको हम बोलेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन ओवर एसएचएम। क्लियर एकदम? नॉन ऑसिलेटरी के एग्जांपल क्या क्या हो सकते हैं, आप लोग ये बोल सकते हो कि नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, या फिर सिर्फ सर्कुलर मोशन भी बोल सकते हो। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन नहीं बोल रहा हूं मैं, सिर्फ सर्कुलर मोशन ही बोल रहा हूं। या सर्कुलर मोशन में यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन भी बोल सकते हो, क्योंकि इसके पास तो मीन होता नहीं है ना, इसके पास मीन होता है नहीं। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, किसी भी टाइप का सर्कुलर मोशन, और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, तो सर्कुलर ही लिखो ना, क्या है इतना लिखना है जब दोनों आते हैं तो। और इसके बाद में सैटेलाइट मोशन, कोई मीन नहीं होता। ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान में रखना क्या, कि ऑसिलेशन इज अ पीरियोडिक मोशन, ऑसिलेशन इज अ पीरियोडिक मोशन, नॉन ऑसिलेशन इज ऑल्सो पीरियोडिक मोशन। समझ गए? नॉन ऑसिलेशन इज ऑल्सो पीरियोडिक मोशन। चलिए ट्रू फॉल्स किया जाए। चलो काम करो, कुछ पॉइंट्स और यहाँ पे नोट कर लो, मैं उसका मीनिंग आपको बताऊंगा। समझ गए? तो सबसे पहले आपको एसएचएम में जो ऑसिलेटरी अबाउट मीन पोजीशन है, क्या ध्यान में रखना है कि उसका एम्पलीट्यूड क्या होगा, स्मॉल होगा। इसके बाद में क्वेश्चन लेते हैं। स्मॉल एम्पलीट्यूड रहता है उसका, फिर उसके बाद में ध्यान में रखना है कि उसका एनर्जी क्या होगा, कंजर्व्ड रहेगा, उसमें एनर्जी लॉस नहीं होती, एनर्जी इज कंजर्व्ड। ओके। तीसरा एम्पलीट्यूड स्मॉल है, मतलब एम्पलीट्यूड क्या होगा, एम्पलीट्यूड उसका फिक्स होगा, एम्पलीट्यूड इज फिक्स्ड। चौथी चीज उसके पास क्या आएगी, रिस्टोरिंग फोर्स। अभी के लिए लिख लो, मैं आगे बताऊंगा रिस्टोरिंग फोर्स क्या होती है, तब जाके मैं उसको उस मोशन को एसएचएम बोल पाऊंगा, जब तक ये सारी चीजें उसके पास में नहीं होंगी। क्लियर एकदम? चलिए लेट्स गो, आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा इसको साइड में कर दो क्या? चलिए। अब देखिए यहाँ पर आपको ट्रू फॉल्स दिया गया है, लिखिए चलिए। पीरियोडिक मोशन मस्ट बी ऑसिलेटरी मोशन, क्या मैं बोल सकता हूँ पीरियोडिक मोशन मस्ट बी ऑसिलेटरी? क्यों? पीरियोडिक मोशन में भी नॉन ऑसिलेटरी ना। पीरियोडिक मोशन का उद्देश्य क्या होता है, बस वो सेम टाइम पीरियड पे अपना मोशन कंप्लीट करे। तो मस्ट भी लगाने से ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गया यहाँ पर। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा आपका फॉल्स। मे बी लगाता तो मे बी ये ट्रू होता। पीरियोडिक मोशन मे बी ऑसिलेटरी, तो पहले में तो मस्ट भी मतलब ये बोल ही रहा है, मे बी मतलब हो सकता है, तो यस ट्रू, it can be oscillatory, oscillation must be periodic,
ध्यान दो यहाँ पर, अगर वो पीरियोडिक है तो उसको ऑसिलेशन होना ही पड़ेगा, और ऑसिलेशन है तो पीरियड नहीं, देखो अगर वो पीरियोडिक है तो ऑसिलेटरी या फिर नॉन ऑसिलेटरी कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर हम्म लेकिन अगर वो ऑसिलेटरी है तो वो डेफिनेटली पीरियोडिक तो रहा ही होगा ना, इसलिए ये तो ट्रू हो गया। देन एसएचएम मस्ट बी पीरियोडिक एंड ऑसिलेटरी, ये भी ट्रू है, एसएचएम ऑसिलेटरी भी है और पीरियोडिक भी है, क्योंकि वो सेम टाइम इंटरवल में अपना मोशन कंप्लीट करेगा। ऑसिलेशन मस्ट बी सिंपल हार्मोनिक, नॉट नॉट नेसेसरी, क्योंकि ये सिंपल हार्मोनिक मतलब स्मॉल एम्पलीट्यूड वाला था अपना, तो उसका लार्ज एम्पलीट्यूड भी क्या है बच्चों, पॉसिबल है। यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर ये अपना क्या हो जाएगा, फॉल्स। क्यों फॉल्स होगा, क्योंकि वो मस्ट बी लगा रहा है ना इसके लिए। ओके, ऑसिलेशन में भी सिंपल हार्मोनिक, ट्रू, तो फॉल्स ट्रू ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स। ओके, आगे बढ़े अब जरा यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करना, ठीक है। इसके टाइम पीरियड फिक्स होता है ना एसएचएम में, तो अगर आपको टाइम पीरियड का फॉर्मूला याद हो, या फिर मैं एक बेसिक सा रिवीजन आपका ले ही लेता हूँ उस पार्ट का, 11th में आप सबने सीखा था। ओके, देखो ऑसिलेशन काइनेमेटिक्स से बिल्कुल अलग नहीं है, जैसा आपका मोशन इन स्ट्रेट लाइन में जो भी कैलकुलेशन था वैसा ही सेम चीज यहाँ पर है, बिल्कुल। अगर आपको वो आता है तो यहाँ पे आपको कोई तकलीफ नहीं होगी, आप सब खुद नोटिस करेंगे कि ये एग्जैक्ट बिल्कुल वैसा ही है। चलिए, तो यहाँ पे अपना सिंपल पेंडुलम है, मैंने यहाँ पे माना लेट सपोज कि ये क्या कर रहा है, ये हॉरिजॉन्टल सर्कल बना रहा है। ठीक है, कौन सा सर्कल बना रहा है ये, हॉरिजॉन्टल सर्कल बना रहा है। चलिए, अब ध्यान देना है आपको, जब ये घूमते घूमते, करो यार, जब ये घूमते घूमते यहाँ पर आता है, काहे नहीं जा रहा है भाई, रुक जाओ, इसको डिलीट ही करना पड़ेगा। अब स्ट्रेट लाइन ही मारते हैं, देखो जब ये ऑब्जेक्ट घूमते घूमते यहाँ पे आता है, ओके, तो ध्यान देना यहाँ पे क्या होता होगा, यहाँ पे इसके ऊपर mg डाउनवर्ड लगता होगा, यहाँ पे स्ट्रिंग में लगता होगा टेंशन टी इसके ऊपर, ठीक है। अब ये जो टेंशन टी है ये अपने दो कंपोनेंट को रिलीज करेगा, एक अपसाइड में रिलीज करेगा और एक यहाँ पे रिलीज करेगा। उम्मीद करता हूँ कि आपने बेसिक मैथ्स और वेक्टर्स देखा होगा यार, वो आपके लिए ही रिकॉर्ड किया हुआ है इतना, ठीक है। अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा रहा होगा, तो थीटा के जस्ट बगल वाला मतलब जो साइड थीटा से अटैच्ड है वो अपनी होती है टी कॉस थीटा, और ये अपनी बन जाएगी टी साइन थीटा। अभी सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या लग रहा होगा, हम यहाँ पे सेंट्रीपिटल का सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लेंगे, ओके। यहाँ पे क्या लग रहा होगा, ये आपका एम वी स्क्वायर अपॉन आर लग रहा होगा। अब मुझे यहाँ से टाइम पीरियड की वैल्यू निकालनी है, क्लियर एकदम। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये इसको बैलेंस करेगा, तो टी साइन थीटा को बैलेंस कौन करेगा, एम जी करेगा। टी कॉस थीटा को बैलेंस कौन करने वाला है, यहाँ पर एम वी स्क्वायर अपॉन आर करेगा, इस सर्कल का रेडियस आर, ओके। दोनों को डिवाइड किया तो क्या मिलेगा, यहाँ पे टेन थीटा मिलने वाला है, टेन थीटा इज वी स्क्वायर अपॉन आर जी, वी स्क्वायर अपॉन आर जी। रुकिए,
आंसर एकदम सही है, बस ये मिसमैच हो गया है। ये होगा एम वी स्क्वायर अपॉन आर और ये होगा एम जी। अब आएगा वी स्क्वायर अपॉन आर जी, ठीक है। तो यहां से मेरे को वी स्क्वायर क्या मिल गया, दैट इज आर जी टेन थीटा। समझ गए। अब यहाँ पे टेन थीटा में क्या लिख सकता हूँ, ध्यान से देखो कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा है। ये सर्कल का रेडियस आर, ये उसकी हाइट एच और ये स्ट्रिंग लेंथ एल। ओके। तो अगर मुझे टेन थीटा चाहिए तो मैं क्या लिखूंगा, आर बाय एच लिखूंगा यहाँ पर। तो आर जी टेन थीटा इज माई आर अपॉन एच, तो ये क्या मिल जाएगा मेरे को, आर स्क्वायर जी अपॉन में एच, और ये वी, वी मतलब स्पीड यहाँ पर। तो ये एक चक्कर में क्या, कितना यहाँ पे डिस्टेंस ले रहा है, टू पाई आर सरकमफरेंस के बराबर। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, इसका होल स्क्वायर, क्या मिल गया ये, फोर पे काम करो, ले लो, फोर पाई स्क्वायर आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर जी स्क्वायर, नहीं आर स्क्वायर जी अपॉन एच। तो यहाँ पे क्या हुआ मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से देखो, आर स्क्वायर कैंसिल हुआ। तो यहाँ पे अपने को रेशियो पूरा उल्टा कर दो जरा, टी स्क्वायर अपॉन फोर पाई स्क्वायर एच अपॉन जी। फोर पाई स्क्वायर वहां पे ले लो, क्या मिल जाएगा, टी स्क्वायर इक्वल्स टू फोर पाई स्क्वायर एच अपॉन जी। तो टी की वैल्यू स्क्वायर रूट लेते क्या मिल गई, टू पाई अंडर रूट ऑफ एच अपॉन जी। एच की वैल्यू यहाँ से क्या निकल सकती है, मैं अगर यहाँ पे कॉस थीटा लूँ तो कॉस थीटा क्या मिल जाएगा, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज दिट इज एच बाय एल। तो यहाँ से मुझे एच क्या मिल गया, विच इज एल कॉस थीटा। सब्सटीट्यूट कर दो यार यहाँ पर। तो टी इक्वल्स टू टू पाई अंडर रूट ऑफ एल कॉस थीटा अपॉन जी। ओके, एल कॉस थीटा अपॉन जी। तो बस यहाँ पे अब मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि थीटा इज वेरी मच स्मॉल, थीटा इज वेरी स्मॉल। अगर ये आपको याद हो कि जब थीटा बहुत ही ज्यादा छोटा रहता है तो साइन थीटा थीटा होता है, टेन थीटा भी थीटा होता है, और कॉस थीटा की वैल्यू वन होती है। तो थीटा यहाँ पे बहुत ही छोटा है, तो यहाँ पे टी क्या मिलने वाला है, टू पाई अंडर रूट ऑफ एल बाय जी। बस ये फॉर्मूला आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए था, बट मैंने यहाँ पे आपको डिराइव करवा दिया है। ओके। और यही सेम एक्सप्रेशन आई थिंक आपको रोटेशनल मोशन में भी है, रोटेशनल डायनामिक्स में भी है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, आइए। तो यहाँ पे आपका उस चीज का भी रिवीजन हो गया है। अब देखो मैं यहाँ पे आपको क्या बताना चाहता हूँ, अगर आप ध्यान से देखें कि यहाँ पे हमको टाइम पीरियड क्या मिल गया, टू पाई अंडर रूट ऑफ एल बाय जी। अब जो एस एच एम में टाइम पीरियड मिलने वाला है, एस एच एम में जो टाइम पीरियड का फॉर्मूला मिलने वाला है जो आगे हम डिराइव करेंगे, डोंट वरी, क्या मिलने वाला है हमको वो, टी इक्वल्स टू टू पाई अंडर रूट ऑफ एम बाय के, टी इक्वल्स टू पाई अंडर रूट ऑफ एम बाय के। अब यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे एक नया वर्ड आपको सुनने को मिल रहा होगा, एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड का मतलब क्या है, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कवर बाय ऑब्जेक्ट फ्रॉम इट्स मीन पोजिशन। जैसे कि ये सिंपल पेंडुलम है, यहाँ पर ये कितना दूर जा सकता है, मान लो यहाँ तक जा सकता है, तो ये डिस्टेंस क्या होगा, इसी डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे, इसका एम्पलीट्यूड बोलेंगे। समझ गए, ये क्या होगा, उसका एम्पलीट्यूड होगा, ये क्या। ओके। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या इन दोनों फॉर्मूला में एम्पलीट्यूड है, बिल्कुल भी नहीं है। ओके। तो इन दोनों फॉर्मूला में ध्यान से देखा जा सकता है कि एम्पलीट्यूड कहीं भी नहीं। ओके। अब तो यहाँ पे ध्यान में रखना, सबसे पहला पॉइंट में नोट करके लिख रहा हूँ, ये असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन में या फिर एमसीक्यू में आता है, लाइक थ्योरी क्वेश्चन। ओके। सो टाइम पीरियड डज नॉट डिपेंड्स अपॉन, टाइम पीरियड डज नॉट
depends upon amplitude. Time period does not depends upon the amplitude. अब एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एम्पलीट्यूड वेरिएबल होगा, मतलब कि वो समय के साथ में चेंज होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि टाइम पीरियड भी वेरिएबल होगा, जरूरी नहीं है, वो डिपेंड ही नहीं करता, तो फर्क ही नहीं पड़ेगा उसको कि पहले एम्पलीट्यूड ज्यादा था फिर कम हुआ फिर ज्यादा। ओके, एम्पलीट्यूड वेरिएबल, दैट डज नॉट मीन, दैट डज नॉट मीन कि टाइम पीरियड, टाइम पीरियड भी वेरिएबल होगा। मैं आइडियल केस की बात कर रहा हूं, आइडियल केस के साथ ही चिपक के रहना है आपको। ओके, सिर्फ आइडियल केस के साथ चिपक के रहना है, वरना इन रियलिटी तो होता है भाई वेरिएबल, प्रैक्टिकल वर्ल्ड में देखा जाए तो, बट हम लोग आइडियल केस की बात करके चल रहे हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ट्रू फॉल्स अपना हो गया, चलिए तो अपना क्वेश्चन नंबर 1। ओके, आइए, सर्कुलर मोशन इज एन एग्जांपल ऑफ, चलिए, सर्कुलर मोशन इज एन एग्जांपल ऑफ पीरियोडिक मोशन, नॉन पीरियोडिक मोशन और ऑसिलेशन। आई थिंक एक ऑप्शन कम है यहाँ पे, ऑप्शन डी, मे बी पीरियोडिक और नॉन पीरियोडिक, मे बी पीरियोडिक और नॉन पीरियोडिक। बताइए यहाँ पे सर्कुलर मोशन क्या होगा। ठीक है, अगर मैं सर्कुलर मोशन की बात करता हूं तो सर्कुलर मोशन में भी मेरे दो प्रकार आते हैं। कौन कौन से आते हैं? सीधी लाइन बनती ही नहीं है। सबसे पहला आपका आता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, फिर उसके बाद आपका आता है नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ध्यान देने वाली बात यह है कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में टाइम पीरियड फिक्स्ड होता है और इसके पास टाइम पीरियड वेरिएबल होता है। तो मैं क्या बोल सकता हूं कि अगर टाइम पीरियड फिक्स है तो इट मे बी पीरियोडिक, और अगर टाइम पीरियड फिक्स नहीं है तो नॉन पीरियोडिक। तो इट मे बी पीरियोडिक और इट मे बी नॉन पीरियोडिक, अपना दोनों आंसर पॉसिबल है। क्लियर एकदम? तो सर्कुलर मोशन सोच के सिर्फ उसको पीरियोडिक नहीं बोलना आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आइए, फिर से सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन ऑफ अ पार्टिकल विथ कांस्टेंट स्पीड। तो जिस पार्टिकल की स्पीड कांस्टेंट होती है उसको हम क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। जैसे कि कोई ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर मोशन में घूम रहा है, तो अगर इस पॉइंट पे मुझे उसकी स्पीड देखनी है टेंजेंशियली, और हम लोग टेंजेंशियली ही देखते हैं स्पीड, तो यहाँ की स्पीड, यहाँ की स्पीड, यहाँ की स्पीड और यहाँ की स्पीड। तो अगर यहाँ पे स्पीड उसका 20 मीटर पर सेकेंड है, तो इस पॉइंट पे भी स्पीड कितनी होगी उसकी? 20 मीटर पर सेकेंड होगी। इस पॉइंट पे भी स्पीड कितनी होगी उसकी? 20 मीटर पर सेकेंड होगी। इस पॉइंट पे भी स्पीड कितनी होगी उसकी? 20 मीटर पर सेकेंड होगी। तो क्या वो सेम उसका टाइम पीरियड फिक्स नहीं हो गया? बिल्कुल उसका टाइम पीरियड फिक्स हो गया है।
ओके, बिल्कुल उसका क्या हो गया, टाइम पीरियड फिक्स हो गया है। चलिए, तो यहां पर ध्यान से देखिए कि ये पीरियोडिक तो है, ठीक है, बट इसके पास कोई मीन नहीं है, नो मीन। आपको याद है हमने ये भी लिखा था सर्कुलर मोशन के जस्ट सामने ही, इसके पास कोई मीन नहीं है। तो मतलब ये सिंपल एसएच, ये सिंपल हार्मोनिक मोशन तो नहीं है। मतलब मैं इसको क्या बोलूंगा, मैं इसको नॉन एसएचएम ही बोलने वाला हूं, नॉट सिंपल हार्मोनिक मोशन बट पीरियोडिक। तो नेदर पीरियोडिक, ये ऑप्शन निकल गया। सिंपल हार्मोनिक ये इसको बोल रहा है, तो ये ऑप्शन भी निकल गया। सिंपल हार्मोनिक बट नॉट पीरियोडिक, पीरियोडिक है तो ये ऑप्शन निकल गया। ऑप्शन ए अपना सेटिस्फाइड कर रहा है, पीरियोडिक बट नॉट सिंपल हार्मोनिक। समझ गए, पीरियोडिक बट नॉट सिंपल हार्मोनिक। क्लियर एकदम। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आपको नया टर्म पढ़ना है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो इसके पहले आपको इसका थ्योरी भी आना ही चाहिए। तो थोड़ा सा एक स्लाइड हम शिफ्ट करेंगे, बिल्कुल, और एक ब्लैंक रखेंगे अपने फ्यूचर काम के लिए, जरूरत पड़ता रहता है यहाँ पर। चलिए, टॉपिक का नाम लिखिए पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी। पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी। तो सबसे पहले पीरियड का डेफिनेशन लिख के लीजिए मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पे पीरियड मतलब टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड टी। चलिए लिखिए, टाइम पीरियड इज द, टाइम पीरियड इज द इंटरवल ऑफ टाइम आफ्टर विच मोशन इज रिपीटेड, आफ्टर विच मोशन इज रिपीटेड। मतलब कि एक ऑसिलेशन होने में कितना टाइम लगा, वो सीधा सीधा आपका क्या है, टाइम पीरियड है। ओके, फिर इसके बाद में आपका क्या आता है, फ्रीक्वेंसी आता है। फ्रीक्वेंसी को हम यहाँ पे स्मॉल एन से डिनोट करेंगे या फिर एफ से डिनोट करेंगे, जिससे भी कंफर्टेबल हो। मैं तो एन से कंफर्टेबल हूं, तो मैं एन से ही डिनोट करने वाला हूं। ओके, फ्रीक्वेंसी इज डिफाइंड एज, frequency is defined as the number of oscillation per unit time, defined as the number of oscillation per unit time, number of oscillation per unit time. It is a reciprocal of time period. It is the reciprocal of time period t। तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है, n इक्वल्स टू 1/t। या फिर एक काम करो, हम लोग एफ ही लिख देते हैं क्या इसको, नहीं नहीं n ही लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं, आगे का आगे देखूंगा जब वो टर्म आएगा अपना। चलिए ठीक है, n इक्वल्स टू 1/t। अब देखो मैं आम भाषा में आपको इसका मतलब समझाता हूँ। अब यहाँ पे एक ऑसिलेशन कंप्लीट होगा तब जाके एक वेव बनेगी पूरी की पूरी ग्राफ के ऊपर अपनी। ओके, तो अगर आपको साउंड वेव पता हो तो मैं उससे रिलेट करके आपको बता रहा हूँ, केवल जस्ट टेक एन एग्जांपल कि अगर 20 वेव बनने में, 20 वेव बनने में 5 सेकेंड लगा, ठीक है, तो मैं यहाँ पे टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी का एक दूसरा डेफिनेशन भी लिख रहा हूं नॉर्मल समझने वाली भाषा में, कि एक वेव बनने में जो टाइम लगा, एक वेव या एक ऑसिलेशन होने में, एक ऑसिलेशन मतलब एक वेव होता है, इतना ध्यान में रखना, एक ऑसिलेशन इज इक्वल्स टू एक वेव। ओके, सो एक ऑसिलेशन होने में, एक ऑसिलेशन होने में
या फिर एक वेव बनने में, एक वेव बनने में जो समय लगा या जो टाइम लगा, जो टाइम लगा उसे टाइम पीरियड कहते हैं। उसे टाइम पीरियड कहते हैं। फ्रीक्वेंसी का डेफिनेशन लिखो। फ्रीक्वेंसी, एक सेकंड में, एक सेकंड में कितना वेव बना या कितना ऑसिलेशन हुआ, बस। एक सेकंड में कितना वेव बना या कितना ऑसिलेशन हुआ, या कितना ऑसिलेशन हुआ, उसे फ्रीक्वेंसी कहते हैं। उसे frequency कहते हैं। समझ गए कि एक वेव बनने में जितना टाइम लगा दैट इज नोन एज द टाइम पीरियड, या एक ऑसिलेशन होने में जितना टाइम लगा दैट इज नोन एज टाइम पीरियड। तो यहां पे मैं 20 वेव लिखूं या फिर 20 ऑसिलेशन लिखूं, एक ही बात है। 20 ऑसिलेशन के लिए आपको 5 सेकंड का समय लगा। तो यहां पर एक वेव बनने में कितना टाइम लगा होगा, 5/20 मिल जाएगा आपको, 5/20 सेकेंड, मतलब 1/4 सेकेंड। 1/4 सेकेंड मतलब 0.25 सेकेंड। तो एक वेव बनने में कितना टाइम लगा, 0.25 सेकेंड, मतलब कि इसके लिए टाइम पीरियड कितना है, 0.25 सेकेंड का इसका टाइम पीरियड है। फ्रीक्वेंसी की बात मैं करूं तो एक सेकंड में कितना वेव बना होगा, तो बस इस इक्वेशन को उल्टा, इस इक्वेशन को भी उल्टा कर दो। यहां पे क्या मिल जाएगा, 5 सेकेंड, और ये यहाँ पे 20 वेव। तो एक सेकंड बराबर क्या मिल जाएगा, 20/5, दैट इज 4 वेव। कि अगर एक सेकंड में, अगर 5 सेकंड में 20 वेव बन रहे हैं या 20 ऑसिलेशन हो रहा है, तो एक सेकंड में 4 ऑसिलेशन हो रहा होगा, और 4 ऑसिलेशन। ओके, इसका मतलब यहाँ पे एन की वैल्यू क्या हो गई, 4, और फ्रीक्वेंसी का जो एसआई यूनिट है, इसका एसआई यूनिट होता है हर्ट्स। साइंटिस्ट का नाम था हर्ट्स। ओके, तो 4 हर्ट्स, 4 हर्ट्स मतलब 4 वेव या 4 ऑसिलेशन। क्लियर एकदम। आई गेस कि इस वाले पार्ट में आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। थोड़ी सी जगह चाहिए यार मुझे भी लिखने के लिए। चलिए, ओके, तो यहाँ पे हमको फॉर्मूला क्या मिल गया, सबसे पहले तो n = 1/t। एन नहीं एम लग रहा है भाई तू तो। n = 1/t, क्योंकि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं ना, कि एक वेव कितने सेकंड में बना या एक सेकंड में कितना वेव बना। ये आया 1/4 और ये आ गया 4, मतलब ये दोनों एक दूसरे के एकदम एग्जैक्ट रेसिप्रोकल है। ओके, चलिए यहाँ पर तो एक टर्म यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं, नया टर्म, विच इज नोन एज एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी नोन एज ओमेगा। आपने रोटेशनल डायनामिक्स में जो एंगुलर वेलोसिटी पढ़ी है, एग्जैक्ट वही चीज आप इसको भी यहां पर बोल सकते हो, कोई फर्क नहीं होगा। इसका भी फॉर्मूला 2π/t या फिर 2πn होता है, क्योंकि 1/t इज अवर n। ओके, 2π/t। अब इसका मतलब क्या है, जैसे कि देखो यहां पर मैं लिख रहा हूं 2π/t ओमेगा। इसका मतलब है कि इसने कितने सेकंड में 2π एंगल बनाया होगा, इसने कितने सेकंड में 2π एंगल बनाया होगा। दैट इज अवर एंगुलर फ्रीक्वेंसी, दैट इज अवर एंगुलर फ्रीक्वेंसी। क्लियर एकदम कि उसने 2π एंगल कितने टाइम में
चला है, 2 पाई एंगल कितने टाइम में चला है, कि अगर कोई सर्कुलर मोशन में है, ठीक है, तो मान लो वो यहां से यहां तक कुछ पहुंचा 1 सेकंड में, फिर वो यहां से चलेगा, यहां से चलेगा, उसने कंप्लीट कितना एंगल लिया, 2 पाई एंगल पार्टिकल ने ट्रेवल किया, लेकिन ऑब्जेक्ट होगा तो यहीं पे ना, पहले वो यहाँ पे था, फिर यहाँ पे था, फिर यहाँ पे आया होगा, फिर यहाँ पे आया होगा, फिर वो यहाँ पे होगा, वो चल तो इसी सर्कल पे रहा है, लेकिन वो एंगल भी लेते हुए चल रहा है, समझे, वो एंगल भी लेते हुए चल रहा है, तो 2 पाई एंगल चलने में कितना टाइम लगा, दैट इज एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर फ्रीक्वेंसी। क्लियर एकदम, बहुत बढ़िया। तो इसका एसआई यूनिट क्या होगा अपने पास, इसका एसआई यूनिट आपके पास होगा, ऊपर वाले एंगल है तो रेडियन पर सेकेंड, एंगुलर वेलोसिटी का भी यही था, या अब मैं इसको एंगुलर फ्रीक्वेंसी और एंगुलर स्पीड भी बोल देता हूँ। ओके, क्योंकि फ्रीक्वेंसी एक एसआई यूनिट मतलब ये स्केलर होती है, तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज अवर एंगुलर स्पीड, इन दोनों का डायमेंशन भी सेम होगा। क्लियर एकदम, बहुत बढ़िया। एसआई यूनिट रेडियन पर सेकंड, और इसने एक एंगल 2 पाई लेने में कितना टाइम लगाया है, ठीक है। आप लोग चाहे तो इसको एफ इक्वल्स टू 1/t भी ले सकते हैं, मतलब कि जो बच्चे कोचिंग जाते हैं तो उन्होंने ये चैप्टर पहले से पढ़ के रखा होता है बहुत बार, ओके। चलिए, या उनके कोचिंगों में एफ भी लिया जाता है। आइए अगला क्वेश्चन देखिए, इफ एन एंगुलर फ्रीक्वेंसी, चलो इसके पहले क्वेश्चन मैं आपको लिखवा दूं। लिखिए सवाल, क्वेश्चन, इफ frequency of object, if frequency of object is pi radian per second, then find time period, then find time period। अब यहां पर सवाल को समझने की कोशिश करना, कि एक तो वो बोल फ्रीक्वेंसी रहा है, लेकिन दिया डेटा रेडियन पर सेकंड में है, तो ध्यान में रखना, एंगुलर फ्रीक्वेंसी को भी फ्रीक्वेंसी बोलेंगे और फ्रीक्वेंसी को भी फ्रीक्वेंसी बोलेंगे एग्जामिनर। वो क्वेश्चन लिखते वक्त आपसे उम्मीद करेंगे कि अगर आपका दिमाग तेज है तो आप एन को पाए नहीं लिखेंगे, आप यहाँ पे ओमेगा को ही पाए लिखेंगे, क्योंकि ओमेगा का ही यूनिट क्या होता है, रेडियन पर सेकेंड होता है। समझे आप लोग, चलिए बहुत बढ़िया। तो यहां पर अपने को डेटा क्या दिया गया है, दिस इज नॉट फ्रीक्वेंसी, दिस इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी, दिस इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ ओमेगा की वैल्यू क्या मिल गई अपने को, विच इज पाई रेडियन पर सेकेंड, और टाइम पीरियड पूछा गया है। तो ओमेगा का फॉर्मूला क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, 2 पाई/t होता है। कंपेयर कर दो दोनों फॉर्मूले को, ठीक है, 2 पाई/t इक्वल्स टू पाई, पाई से पाई कैंसिल हुआ, टी की वैल्यू कितनी आ गई, 2 सेकेंड, दिस इज अवर टाइम पीरियड। चलिए, इफ एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 8 रेडियन पर सेकेंड, देन फाइंड द टाइम पीरियड। मैं डायरेक्ट यहाँ पे लगाऊंगा ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई/t, ओमेगा दिया गया है 8, 2 पाई/t, तो यहाँ पे t कितना मिलने वाला है, 2 पाई/8, तो t इक्वल्स टू पाई/4 सेकेंड। पाई को 3.14 लेके आप लोग सॉल्व कर लेना, हम इतने पे ही छोड़ देते हैं इसको। ओके, चलिए बढ़िया एकदम। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अ नर्स इन अ हॉस्पिटल नोटेड दैट अ पेशेंट हार्ट वाज बीटिंग 75 टाइम्स इन अ मिनट, 75 टाइम्स इन अ मिनट, फाइंड इट्स फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड। तो सबसे पहले फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होगा कि 1 सेकंड में कितना, तो 1 सेकंड में निकाल के लेते हैं हम लोग 75 टाइम्स,
75 टाइम्स कितने मिनट, किसमें, 1 मिनट में कर रहा है। 1 मिनट मतलब 60 सेकेंड। रिवर्स करके लिख दो इसको। तो 60 सेकेंड में कितनी बार बीट कर रहा है अपना हार्ट? 75 टाइम्स कर रहा है, और 72 से 75 टाइम्स के बीच में करता ही है। ओके। तो 1 सेकेंड में कितना होगा ये? 75/60 टाइम्स। सो यहाँ पे क्या मिल जाएगा मेरे को, अगर डिवाइड करूँ तो? हम्म, इससे डिवाइड होगा ये, 15 से जाएगा, 15 चौके 60, 15 पचे 75, 5/4 टाइम्स। 5/4 की वैल्यू 0.2525, 1.25 टाइम्स 1 सेकेंड। सीधी सीधी सी बात है कि एक पूरा हार्ट बीट मतलब एक ऑसिलेशन, मतलब एक वेव, एक पूरा हार्ट बीट बन रहा है वहां पर। तो इसको मैं 1.25 ऑसिलेशन भी बोल सकता हूँ, कोई गलत नहीं होगा ये। तो ये 1.25 ऑसिलेशन भी होगा। मतलब मैं यहाँ पे एन की वैल्यू कितनी बोल रहा हूँ? 1.25 बोल रहा हूँ। और सिंपल रखने के लिए मैं 5/4 और 1.25 हर्ट्स। तो यहाँ पे टाइम पीरियड क्या होगा अपना? 1/n होगा। 1/n मतलब 4/5 सेकेंड्स। तो 4/5 मतलब 0.2 × 4, 0.8 सेकेंड हमको मिलेगा। मतलब अपना दिल एक बार धड़कने में कितना टाइम लग रहा है? 0.8 सेकेंड लग रहा है। समझ गए? एक बार धड़कने में कितना टाइम लग रहा है यहाँ पर? 0.8 सेकेंड लग रहा है। चाहिए तो यहाँ पे 75 को नीचे ले आते तो भी 0.8 ही मिलता आपको। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए, ये कहाँ से स्टार्ट हो गया बे? बीच वही में आ गया गुरु तू तो। ब्लैंक स्लाइड है। अच्छा अच्छा अच्छा। ओके ओके, समझ गया। चलिए, तो ये स्लाइड ऊपर जाएगा ब्लैंक वाला, ये भी ऊपर जाएगा। चलिए, तो नाम लिखिए। सबसे पहला लिख रही है, मैं आपको सिखाने वाला हूं, अनस्टेबल एंड स्टेबल इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल एंड स्टेबल इक्विलिब्रियम। चलिए, हेमिस्फीयर कहाँ है अपना? एक ऐसा चाहिए, और एक ऐसा काम करता हूँ, ये उठा लेता हूँ ना। चलिए, सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। सबसे पहले बताइए कि व्हाट डू यू मीन बाय इक्विलिब्रियम? इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? इक्विलिब्रियम का मतलब होता है जहां पे नेट फोर्स, एक ऐसा पॉइंट जहां पे नेट फोर्स क्या हो? जीरो हो। लिख लो इसको। व्हाट डू यू मीन बाय इक्विलिब्रियम? एट विच पॉइंट, एट विच पॉइंट नेट फोर्स इज जीरो। नेट फोर्स इज जीरो, और all forces are balanced, or all forces are balanced. That point is known as equilibrium. अच्छा, थोड़ा सा यहाँ पे ले लो, क्या पता लोगों पे दिख रहा हो। चलिए, अब एक काम करिए कि यहाँ पर ऊपर एक बॉल रखिए। ठीक है?
और ऐसा रखना है कि ये गिरे ना, ध्यान में रखिएगा आप लोग, ऐसा रखना है ये गिरना नहीं चाहिए, मतलब एकदम इसके बीच में, और यहां पर भी बॉल एकदम इसके कटोरे के बीच में एकदम। ओके, चलिए, तो अभी के लिए मैं क्या बोल सकता हूं कि ये एकदम स्टेबल है, मतलब इस पॉइंट पे भी नेट फोर्स क्या होगा, जीरो होगा। स्लाइड ही कॉपी कर लेता हूँ, थोड़ा अच्छे से लिखेंगे फिर। चलिए, तो इस पॉइंट के लिए हम क्या बोल सकते हैं कि नेट फोर्स यहाँ पे क्या होगा, 0 न्यूटन होगा। इस पॉइंट के लिए भी मैं क्या बोल सकता हूँ कि नेट फोर्स क्या है, 0 न्यूटन है, अभी के लिए फिलहाल। लेकिन क्या हमेशा जीरो रहेगा, नहीं। अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स यहाँ पे आके लगे तो वो जीरो नहीं रहेगा, वो अपने आप को चेंज करेगा। मींस इसके पोजीशन में क्या आएगा, इसके पोजीशन में चेंज आएगा। कैसे चेंज आएगा जरा ध्यान से देखिए, डायग्राम कॉपी करो यार, ये एक बार में होता नहीं है ससुरा। चलिए, अब सपोज करिए कि हल्का सा अगर फोर्स यहाँ पर लगे, हल्का सा एकदम फूक मार दे कोई, बहुत हल्का सा फोर्स, केवल 0.001 न्यूटन का ही फोर्स लग जाए, तो ये बॉल क्या होगा, ये बॉल यहाँ पे गिरेगा। और बॉल अगर यहाँ पे गिरा तो क्या ये रिटर्न आने वाला है? आप लोग बोलोगे नहीं सर, ये बॉल अब रिटर्न कभी नहीं आएगा अपने पोजीशन पे, भले वो इक्विलिब्रियम में रखा हुआ था। तो इसको हम क्या बोलते हैं, व्हेन ऑब्जेक्ट नेवर कम्स टू इट्स मीन पोजीशन, दैट इज नोन एज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, दैट इज नोन एज अनस्टेबल अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। क्लियर एकदम। अब अगर हल्का सा फोर्स लेके मैं ऑब्जेक्ट को यहां पे लेके जाऊं, इस पॉइंट पे, ठीक है, ऑब्जेक्ट को मैं इस पॉइंट पे लेके जाऊं, तो वो पहले यहां पे गया, मतलब ये हो गया उसका डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन। ओके, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट भी इसी और लग रहा है, फोर्स भी इसी और है, तो क्या ऑब्जेक्ट यहाँ पे लेके जाऊं, मैं उसको छोड़ दूं तो वो क्या अगेन अपने पॉइंट पे वापस नहीं आएगा? तो ये वो पॉइंट है जो फोर्स इसको अपनी ओर खींच रहा है, वो उसको अपने ओरिजिनल पोजीशन पे रिस्टोर कर रहा है। तो इस फोर्स को हम क्या नाम देंगे, इसको हम नाम देने वाले हैं रिस्टोरिंग फोर्स, जो ऑब्जेक्ट को अपने इनिशियल पोजीशन पे लेके आए, रिटर्न टू टू टूवर्ड्स इट्स मीन पोजीशन। तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे लेके आएंगे, हम ऑब्जेक्ट को अब यहाँ पे लेके जाएंगे, तो डिस्प्लेसमेंट तो यहाँ पे हुआ, लेकिन अब फोर्स कहाँ पे लग रहा है, फोर्स अब इस डायरेक्शन में लगेगा इसके ऊपर। मींस डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स बोथ आर अपोजिट टू इट्स डायरेक्शन। समझ गए? अब यहाँ पे ध्यान से देखो कि जैसे ऑब्जेक्ट यहाँ पे जाएगा, मैंने हल्का सा फोर्स मारा, मान लो मैं लेके भी नहीं गया वहां तक, मैंने यहाँ पे इसको हल्का सा फोर्स दिया, फोर्स एफ, तो इस पॉइंट पे जाते जाते इसकी स्पीड क्या होगी, कम होगी, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्शन चेंज करने के लिए इसके वेलोसिटी को और स्पीड को जीरो होना पड़ेगा। मतलब यहाँ पे क्या होगा, अब एक्सलरेशन किस डायरेक्शन में लगेगा, इस डायरेक्शन में लगेगा एक्सलरेशन। तो सबसे पहले ध्यान की देने वाली बात क्या है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट तो अपोजिट डायरेक्शन में है। और एक नोट मैंने आपको स्ट्रेट लाइन में सिखाया था, कौन सा, स्ट्रेट लाइन में सिखाया था, और कहाँ सिखाया था, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में भी बताया था कि डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड एक्सलरेशन आर ऑलवेज इक्वल्स टू ईच अदर। जिस डायरेक्शन में फोर्स होगा उसी डायरेक्शन में एक्सलरेशन भी होगा। मतलब यहाँ पर एक्सलरेशन कहाँ लग रहा होगा, यहाँ पे लग रहा होगा, यहाँ पर भी एक्सलरेशन कहाँ लग रहा होगा, यहाँ पे लग रहा होगा। समझ गए? तो यहाँ पर सीखने वाली बात क्या है कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू निगेटिव ऑफ द एक्सलरेशन। माइनस साइन क्या दिखा रहा है, निगेटिव साइन डिनोट्स द अपोजिट डायरेक्शन। ये माइनस फोर्स को भी लग सकता है, जरूरी नहीं कि एक्स को ही लगे, लेकिन यहां पर मेरे को एक साइड में ही माइनस रखना है, तो मैंने वो
डिस्प्लेसमेंट को दिया हुआ है। ओके, सो नेगेटिव साइन डिनोट्स द अपोजिट डायरेक्शन। नेगेटिव साइन डिनोट्स द अपोजिट डायरेक्शन। ओके, चलिए, तो यहां पर इसको मैं अगर नॉर्मली लिखूं तो क्या मिल जाएगा, एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। अब ये साइन निकलेगा तो यहाँ पे क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा, दैट इज के, और यहाँ पे पूरा ही क्या बनने वाला है, माइनस ऑफ के एक्स बनने वाला है। ओके, चलिए, अब जरा यही चीज हम लोग इस एग्जाम्पल से करके देखते हैं। ये आपके टेक्स्ट बुक का डायग्राम दिया गया। ओके, मैं यहाँ पर एग्जाम्पल में हमेशा सिंपल पेंडुलम ही लूंगा, क्योंकि स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम में इमेजिनेशन थोड़ा सा क्रिटिकल होता है, क्योंकि इमेजिनेशन यहाँ भी कर सकते हैं बट वो ब्रेन वहां तक बच्चों का जा नहीं पाता। तो यहाँ पे हम सिंपल पेंडुलम ही लेंगे, बस अपना एक इक्वेशन यहाँ पे डिराइव करने के लिए हम इसको लेंगे कि ये अपना मीन पोजीशन है। ओके, ये अपना कौन सा पोजीशन है, ये अपना मीन पोजीशन है। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, रुको जरा फाइल को सेव कर लो, ये नाचने लगा है अभी। अबे हो जा, हो गया। चलिए, देखिए यहाँ पर, तो ये अपना क्या है, ये अपना मीन पोजीशन है। इसके ऊपर क्या लगा, इसके ऊपर फोर्स एफ आगे लगा है। तो जैसे ही फोर्स एफ आगे लगा, ऑब्जेक्ट क्या हुआ, किसी प्लस एक्स में ये डिस्प्लेस कर गया। तो क्या अब ये रिटर्न नहीं जाएगा, इसको ये फोर्स रिस्टोरिंग फोर्स खींचना चाहेगा। ये अगेन जाके कहाँ पे आएगा, अपने मीन पोजीशन पे रिटर्न आएगा यहाँ पर। ठीक है, अब इसके बाद कि ये यहाँ पे रुकेगा, बिल्कुल भी नहीं। चलिए, सो रिस्टोरिंग फोर्स इसको इसके मेन पोजीशन पे रिटर्न लेके क्या ये यहाँ पे रुकेगा, ऑब्वियसली नॉट, नहीं रुकेगा, ये अंदर जाएगा। लेकिन ये कितना डिस्प्लेसमेंट तक अंदर कंप्रेस होगा, जितना ये आगे गया था, जितना ये आगे गया था उतना ही ये पीछे भी जाएगा। और तब इसको रिस्टोरिंग फोर्स कहाँ लाना चाहेगा, इसके मेन पोजीशन पे लाना चाहेगा। सो हियर वी कैन सी दैट कि restoring force is directly proportional to negative of the displacement। कौन सा फोर्स है अपना, रिस्टोरिंग फोर्स, जो इसको इसके इनिशियल पोजीशन पे, मीन पोजीशन पे वापस लाना चाहता है। मतलब इसका एम्पलीट्यूड बहुत छोटा होता है। ओके, रिस्टोरिंग फोर्स, सो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ एक्स। ये साइन निकलेगा तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस ऑफ के एक्स लेंगे। के इज द प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, K is the proportionality constant। proportionality constant, और इसी K को हमने आगे जाके क्या नाम दिया, स्प्रिंग कांस्टेंट बोल दिया। क्या बोल दिया पहले बच्चों, स्प्रिंग कांस्टेंट बोल दिया। ओके, स्प्रिंग कांस्टेंट। तो यहाँ पे फोर्स का फॉर्मूला एक तो अपने को क्या मिलने वाला है, एक तो ये अपने को ये पहला फॉर्मूला मिल गया यहाँ पर। ओके, F इक्वल्स टू माइनस ऑफ के एक्स। आ जाओ, तो अब फोर्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, मास इंटू एक्सलेरेशन लिख सकता हूँ अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। बिल्कुल लिख सकता हूँ माइनस ऑफ के एक्स, माइनस ऑफ के एक्स। अब इसके बाद में यहाँ पर एक्सलेरेशन क्या मिल जाएगा मेरे को, माइनस के बाय एम इंटू एक्स, माइनस के बाय एम इंटू एक्स। अब एक छोटा सा यहाँ, वेट आई थिंक अलार्म बज रहा है। चलिए, तो एक्सेलरेशन यहाँ पे क्या मिल गया मुझे, माइनस के बाय एम मिल गया। अब देखो यहाँ पे हम लोग ओमेगा स्क्वायर को सब्सटीट्यूट करते हैं एज अ के बाय एम। सब्सटीट्यूट ओमेगा स्क्वायर एज के बाय एम, तो यहां से अपना इक्वेशन क्या बनेगा, ए इक्वल्स टू माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर एक्स। अब एक बात ध्यान में रखना है आपको कि ये जो इक्वेशन है
ओके, कि ये जो इक्वेशन है ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू के बाय एम, ये डायरेक्टली इसका प्रूफ आपके बुक में नहीं दिया हुआ है, बिल्कुल भी नहीं दिया हुआ है। तो इसका प्रूफ डायरेक्टली मैं आपको नहीं बताने वाला, मैं रिलेट करके बताने वाला हूं। समझ गए? क्लियर एकदम? आइए, तो थोड़ा सा अपना दिमागी ऊपर का स्तर खाली मत रखना, वरना सच में ये एक्सप्लेनेशन आपको बाउंस ही चला जाएगा। चलिए। सपोज कीजिए कि मेरे पास एक सर्कुलर मोशन है ऑब्जेक्ट का, और यहां पर एक ग्राउंड है नीचे। ओके, यहां पर नीचे क्या है? ग्राउंड है। ओके, ग्राउंड। सिर्फ इमेजिन करना है आपको, क्योंकि मैं रिलेट करके बताने वाला हूं। एक ऑब्जेक्ट है जो यहां से घूमना स्टार्ट किया, ठीक है? ये रस्सी है, ये सर्कल इमेजिनरी पाथ होता है। आपने अगर रस्सी में पत्थर बांध के घुमाया हो तो वो सर्कल घूमता है। सर्कल दिखता नहीं है वो, कि मेरे को बीच का वो रास्ता भी दिखे, लेकिन वो सर्कल में ही घूम रहा होता है। ओके, तो ऑब्जेक्ट, ठीक है, तो वो ऑब्जेक्ट यहां से घूमना स्टार्ट करेगा, यहां से घूमना स्टार्ट करेगा, फिर यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ पे आएगा, फिर अपने इनिशियल पॉइंट पे आएगा, फिर घूमना स्टार्ट करेगा। अब क्या करना है? अब आपके पास है एक टॉर्च। आपने क्या किया? आपने यहाँ पे टॉर्च मारी, मतलब आप इस सर्कल की परछाई देखना चाहते हैं, इन शॉर्ट, ग्राउंड के ऊपर। ओके, अरे मेरी जान, सिलेक्ट हो जा। ठीक है, तो ये वो रोशनी है, सनलाइट बोल दो इसको, कि आपको धूप दिखाई दे रही है। सिलेक्ट हो जा। तुम लोग फटाफट 1 मिलियन करवाओ यार। ससुरा एक नया सिस्टम ही लेता हूँ। चलिए, ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दो। जब ये घूमना स्टार्ट नहीं किया होगा तो इसकी परछाई कहाँ गिर रही होगी? इसका एग्जैक्ट परछाई यहाँ पे गिर रहा होगा, नीचे की ओर। ओके, इसका एग्जैक्ट परछाई यहाँ पे गिर रहा होगा। ये इसका हो गया सेंटर पोजीशन। ठीक है, अब ये पूरा सर्कल में घूम रहा है, मेरे को परछाई में तो सर्कल में घूमता हुआ नहीं दिखेगा, क्योंकि लाइट एकदम ऊपर है इसके। तो कुछ टाइम के बाद में मेरे को ये ऑब्जेक्ट कहाँ दिखाई देगा? मेरे को ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे दिखाई देगा। दिख रहा है ये रेड रेड डॉट आपको? रुको मैं देखूं, आपको रेड डॉट दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है बिल्कुल। ठीक है, मतलब कुछ टाइम के बाद में ये आपको, ये परछाई यहाँ पे दिखाई देगा जब ये अपने एक्सट्रीम पे पहुंचेगा। अबे यार रुक जा, तेरे को डिलीट डिलीट ही करूं मैं। अरे क्या हो रहा है ये? ठीक है, कुछ टाइम के बाद ये हमको यहाँ पे दिखाई देगा। मेरे को पता नहीं क्या हो रहा है इसको, एकदम एग्जैक्ट जा जाके गायब हो जा रहा है ये देखो फिर से हो गया। क्या यार, कसम से। काहे भाग गया बे? ये रहा वो पोजीशन। हो गया, जिसको मैंने क्या नाम दे दिया? पॉजिटिव एक्सट्रीम परछाई में। ओके, पॉजिटिव एक्सट्रीम। अब क्या होगा? ये जो परछाई है, वो सर्कल पे घूम, देखो ऑब्जेक्ट घूम के यहाँ पे आ रहा है, तो ये परछाई भी घूम के यहाँ पे आएगी ऑब्जेक्ट की। फिर वो घूमते घूमते कहाँ पे जाएगा? वो जाएगा नेगेटिव एक्सट्रीम पे। हाँ, ये ऐसे ही नाटक करने वाला है ये।
हम्म, कहाँ पे जाएगा वो? नेगेटिव एक्सट्रीम पे जाएगा। ओके, नेगेटिव एक्सट्रीम पे जाएगा। फिर सर्कल देखिए, फिर सर्कल यहां पे रिटर्न आया। तो अब ये जो परछाई है, तुम नाच लो पहले सब के सब। अब ये जो परछाई है ये रिटर्न घूम के कहाँ आएगी? अपने मेन पोजीशन पे रिटर्न आएगी, फिर यहाँ पे जाएगी, फिर यहाँ पे आएगी, फिर यहाँ पे आएगी। अब अगर ध्यान से देखो तुम लोग, तो ये अपने इस पोजीशन से कुछ आर डिस्टेंस दूर है, सर्कल की रेडियस आर हो गई। फिर वो रिटर्न आया, फिर वो यहाँ पे गया, फिर वो रिटर्न आया। तो आर डिस्टेंस तो यहाँ भी गया होगा, ये रेडियस के बराबर ही है आर डिस्टेंस अपना। ओके, तो जो आर गया, आर आया, आर गया, आर आया। तो एक बात बताओ, क्या ये आपको ऑसिलेशन नहीं लग रहा? सिंपल हार्मोनिक मोशन, स्प्रिंग मास सिस्टम के जैसा, ऐसा 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 दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है? बिल्कुल ऐसा ऐसा होते हुए पहले सर्कल से यहाँ पे गया, फिर यहाँ पे आया, फिर सेंटर में आया, फिर यहाँ पे गया, फिर यहाँ पे आया। मतलब ये सर्कुलर मोशन की परछाई है जो बिल्कुल इस मोशन के जैसा काम कर रही है, एग्जैक्ट। स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम भी तो ऐसे ऐसे ही होता है। बस यही तो आपको सीखना था कि यहां पर जो मेरे को F इक्वल्स टू माइनस ऑफ के एक्स मिला है, अगर ये सर्कुलर मोशन है तो इस रिस्टोरिंग फोर्स को मैं सेंट्रीपिटल फोर्स का नाम भी दे सकता हूं। क्या बोल सकता हूं मैं इसको? सेंट्रीपिटल फोर्स भी बोल सकता हूं, बिल्कुल बोल सकता हूं। क्योंकि ये सर्कुलर मोशन की परछाई भी तो बिल्कुल ऐसी ही काम करती है। ये कसम से ये सॉफ्टवेयर ना मेरा खून जला देता है आधे से ज्यादा। चलिए, अब यहाँ पे देखिए जरा, पहले बहुत अच्छा काम काम करता था ये, 8-8 घंटे का लेक्चर में ले लेता था इससे। अभी पता नहीं इसको थोड़ी ही देर में कौन सा मिर्गी का दोहरा पड़ने लगता है सर, ससुर के नाती को। अब देखो यहाँ पर, इस फोर्स को मैं क्या लिखूंगा? सेंट्रीपिटल फोर्स लिखूंगा। मतलब मैं इसको एम आर ओमेगा स्क्वायर भी लिख सकता हूँ। याद है, याद होना चाहिए, रोटेशनल डायनामिक्स में आपने सेंट्रीपिटल फोर्स के 3 फॉर्मूले पढ़े थे। सबसे पहला कौन सा था? एम वी स्क्वायर अपॉन आर, दूसरा एम वी ओमेगा, तीसरा एम आर ओमेगा स्क्वायर। ये तीनों फॉर्मूले थे। और ये माइनस ऑफ के एक्स, माइनस ऑफ के एक्स। ओके, चलिए अभी हम्म, काम करो। देखिए, अब यहाँ पे अगर मैं आपको बात बताऊं तो ये क्या एक्स के बराबर नहीं होगा? डिस्प्लेसमेंट मतलब इसने इतना ही लिया ना पॉजिटिव एक्सट्रीम की ओर। तो यहाँ पे अपना जो स्मॉल आर है वो कैपिटल आर, मतलब एक ही बात है। तो यहाँ पर मैं एक्स को भी आर लिख सकता हूँ। तो ये क्या मिल जाएगा मेरे को? अच्छा, ये माइनस में नहीं लगाने वाला हूँ। ओके, क्यों नहीं लगाने वाला हूँ? क्योंकि मैं सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड ही देख रहा हूँ। ओके, मैं सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड ही देख रहा हूँ। तो सिर्फ मैग्नीट्यूड देखने के लिए मुझे क्या चाहिए? सिर्फ पॉजिटिव टर्म्स ही चाहिए। थोड़ी सी जान फूको भगवान इसके अंदर। अच्छा खासा बिहेवियर था इसका, पता नहीं कहाँ से इतना नौटंकी करने लगा सॉफ्टवेयर मेरा। चलिए, तो यहाँ पर ये मेरा बन गया एम आर ओमेगा स्क्वायर, और ये के एक्स, सिर्फ मैग्नीट्यूड लेना है बस। तो ये के एक्स बन जाएगा, के एक्स। तो के एक्स की जगह के आर। तो यहाँ पे ना ध्यान देना कि एक आर से एक आर क्या हो गया? कैंसल हुआ। ओमेगा स्क्वायर क्या बन गया आपका? के बाय एम बन गया। तो यहाँ से ओमेगा आपका क्या बन जाएगा? अंडर रूट ऑफ के बाय एम। यहाँ से हमको टाइम पीरियड का फॉर्मूला भी मिलेगा अब। ओके, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ओमेगा स्क्वायर का कैलकुलेशन अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्लियर? ये सिर्फ एक इंटरप्रिटेशन था आपको समझाने के लिए, और कुछ भी नहीं। चलिए,
कहाँ यार, अभी तो और स्लाइड्स बाकी है। चलिए, तो हमको क्या मिल गया यहाँ पर, एक बार फिर से मैं पूरा लिख के दिखाता हूँ आपको। एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ एक्स, आपको फिर से नहीं लिखना है, माइनस ऑफ के एक्स। तो इसको मैं लिखूंगा मास इनटू एक्सलरेशन माइनस के बाय एक्स। तो ए इक्वल्स टू माइनस के बाय एम इंटू एक्स। यहाँ पर हम लोग सब्सटीट्यूट करेंगे ओमेगा स्क्वायर एस के बाय एम। तो यहाँ पे हमको ये क्या मिलने वाला है, एक्सलरेशन इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। ओके, तो यहाँ पे हमको दो इक्वेशन इंपॉर्टेंट थी, एक तो ये वाली और एक इक्वेशन अपनी ये वाली। ओके, चलिए। सो टाइम पीरियड का फॉर्मूला थोड़ी देर बाद निकालते हैं। अब अगर यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखो, तो यहाँ पर मुझे मिला है एक्सलरेशन माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो क्या आपको एक्सलरेशन के तीन फॉर्मूलाज याद है जो हमने काइनेमेटिक्स में देखे थे? सबसे पहला एक्सलरेशन का जो फॉर्मूला आता है वो आपका आता है डीवी बाय डी टी। ओके, मैं यहाँ पर v के जगह पर dx बाई डी टी रख सकता हूँ। फिर से डिराइव करके दिखा रहा हूँ मैं आपको। ओके, तो जैसे ही मैं a के जगह पर dx बाई डी टी रखूंगा, तो ये मिल जाएगा d बाय डी टी ऑफ dx बाई डी टी। क्या बन जाएगा ये, टी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर। ये एक्सलेशन का दूसरा फॉर्मूला। अब आते हैं तीसरे इसके फॉर्मूले पे। एक्सलेशन क्या है अपने पास, dv बाई डी टी है, यहाँ पे dx का ऊपर मल्टीप्लाई करो और डिवाइड करो, तो ये dx नीचे आएगा अपना। सो dv बाय डी एक्स इन टू डी एक्स बाय डी टी। तो ये क्या मिल जाएगा अपने को, dv बाय डी एक्स इंटू वी। तो यहाँ से एक्सलरेशन क्या मिलेगा, v इंटू ये पूरा का पूरा v है ना, तो v इंटू डी वी बाय डी एक्स बाय डी टी आपका v होता है, देखो यहाँ पर। तो ये मिल गया एक्सलेशन का तीसरा फॉर्मूला। तो ये पहला फॉर्मूला, ये एक्सलरेशन का दूसरा फॉर्मूला, और ये एक्सलरेशन का तीसरा फॉर्मूला। समझ गए? सो एक्सलरेशन के यहाँ पे तीन फॉर्मूला कौन कौन से मिल गया अपने को? सबसे पहला और सबसे बेसिक वाला जो सबको पता है, दैट इज डी वी बाई डी टी। सेकेंड फॉर्मूला कौन सा मिला, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर। तीसरा फॉर्मूला कौन सा मिला, वी इंटू डी वी बाय डी एक्स। v इंटू डी वी बाय डी एक्स। तो इन तीनों फॉर्मूले में अपने पोर्शन में कौन कौन से हैं, सिर्फ ये दोनों बस, और कोई भी नहीं है। क्लियर एकदम? आगे बढ़े अब, चलिए बहुत बढ़िया। हम्म, अरे बैकग्राउंड वाइट हो गया, रुको यार थोड़ा ब्लैक ब्लैक करो इसको। चलिए, डन, क्लियर, आ जाओ। सो यहां पर हमको क्या मिल गया, एक्सलरेशन इज माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। अब एक्सलरेशन की जगह मैं क्या रखूंगा मालूम है, टी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। और इसको यहाँ पे लेके आ जाओ जरा। सो ये डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू जीरो। दिस इज योर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एस एच एम। इसको ध्यान में रखना। अभी इसको हम लोग सॉल्व भी करेंगे। ओके, तो ये अपना क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एस एच एम। और ये एग्जाम में 3 मार्क्स के लिए आता है सिर्फ। क्लियर एकदम? चलिए आगे बढ़ते हैं। डोंट वरी, मैं आज ज़्यादा डेरिवेशन नहीं नहीं करवाने वाला हूँ, बस एक और टॉपिक है अपना, वो हमको लेना है। ओके, चलिए क्लियर, आइए। बस ये जेई मेन का सवाल तक पहुंचने के पहले ना आपको एक
दो चार बातें और मैं सिखा दूं, उसके बाद मैं सवाल लेना स्टार्ट करता हूँ। देखिए हम लोग सवालों में कमी नहीं नहीं करने वाले बच्चों। लेक्चर आपको ना थोड़ा सा नॉर्मल स्पीड से स्लो लग रहा होगा कि मैं थोड़ा सा स्लो बोल रहा हूँ, ओके, क्योंकि ये रिकॉर्डिंग में पर्पसली ऐसा होता ही है, ओके। तो जिन लोग को थोड़ा सा स्लो लगता रहेगा ना, वो 1.5x पे करके देख लो, उनको क्वालिटी बहुत अच्छी लगेगी साउंड की, ओके। चलिए आगे बढ़े, आ जाओ। चलिए, हाँ रखू बे इसको मैं, रुको यार। चल, टेबल बड़ा होते हुए भी छोटा लगने लगता है कभी कभी। चलिए लिखिए, फोर्स एनालिसिस फॉर डिफरेंट केसेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, ओके, क्योंकि ये चीज आपके टेक्स्ट बुक में नहीं दी हुई है अब। फोर्स एनालिसिस फॉर डिफरेंट केसेस, फॉर डिफरेंट केसेस। चलिए, मूव टू केस वन। केस वन क्या है अपना, कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव ऑफ एक्स। अभी हमने क्या देखा था, नेगेटिव ऑफ एक्स यहाँ पर देखा था। अब एक बात बताओ, अपने अगर मुझे एसएचएम करवाना है तो फोर्स का डायरेक्शन अपोजिट होना पड़ेगा। कि अगर डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे है, कि अगर डिस्प्लेसमेंट या अरे सीधा होना नालायक, कि अगर डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर है तो मोशन अगर यहाँ पे होगा तभी वो अपने मीन पोजीशन पे रिटर्न आएगा। बट अगर डिस्प्लेसमेंट एसी डायरेक्शन, मतलब अगर फोर्स एसी डायरेक्शन में हुआ तो भाई वो तो कभी रिटर्न नहीं आएगा आएगा अपने मीन पोजीशन पे। तो ये अपना क्या हो गया, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ ट्रांसलेटरी मोशन। तो कोई कोई फोर्स का इक्वेशन सिंपल हार्मोनिक मोशन है या नहीं, कैसे पहचानेंगे हम लोग, एक्स का साइन देखकर। तो ये अपना क्या है, ये अपना है ट्रांसलेटरी मोशन। दिस इज अवर ट्रांसलेटरी मोशन, ओके, नॉट एन एसएचएम, नॉट एन एसएचएम। चलिए दूसरा, केस टू। इसको पीला ही रखता हूँ सबको, बहुत बहुत गुस्सा दिला रहा है ये सॉफ्टवेयर आज। चलो, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर, माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर। अब एक्स की वैल्यू में पॉजिटिव रखूं या नेगेटिव रखूं, कुछ फर्क पड़ने वाला है नहीं, ये ऑलवेज नेगेटिव ही है, ये कभी पॉजिटिव बनेगा ही नहीं। अब बोलोगे सर वो माइनस एक्स था, वहां पे भी एक्स पॉजिटिव या नेगेटिव आप रख सकते थे। एक्स नेगेटिव रखते तो फोर्स पॉजिटिव आता, एक्स पॉजिटिव रखते तो फोर्स नेगेटिव आता। साइन चेंज तो हुआ ना। मैं अगर यहाँ पर मान लो नेगेटिव का स्क्वायर करूं तो भी पॉजिटिव, पॉजिटिव का स्क्वायर करूं तो भी पॉजिटिव रहेगा, लेकिन माइनस का साइन बाहर से तो नहीं जा रहा है। इसका मतलब यहाँ पे क्या मिलने वाला है मेरे को, फोर्स ऑलवेज नेगेटिव। इसमें क्या आएगा, फोर्स ऑलवेज नेगेटिव। फोर्स कभी अपने साइन चेंज ही नहीं करने वाला है, समझ गए, फोर्स ऑलवेज नेगेटिव। तो ये भी कौन सा मोशन होगा आपका, ट्रांसलेटरी मोशन होगा। कौन सा मोशन होगा, ट्रांसलेटरी मोशन होगा, नॉट एन एसएचएम, नॉट एसएचएम, ओके। केस थ्री, केस थ्री में आपका आएगा अब क्यूब। माइनस ऑफ एक्स का स्क्वायर किया जाए तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ एक्स का स्क्वायर। अब देखो जरा यहाँ पर, माइनस ऑफ एक्स का स्क्वायर कर रहा हूं मैं, पहले एक बार माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर था, माइनस ऑफ एक्स का स्क्वायर। अगर एक्स की वैल्यू मान लो यहाँ पे मैंने क्या कर दी, स्क्वायर कर दी, तो ये क्या आएगा मेरा, पॉजिटिव आएगा। किसी भी चीज का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है मेरे प्यारे बच्चों, इतना ध्यान में रखना। ये ऑलवेज नेगेटिव है क्योंकि बाहर नेगेटिव बैठा हुआ है, इसके ऊपर में स्क्वायर है, कुछ भी ले लो आप अंदर, ये कभी नेगेटिव बनेगा ही नहीं। तो ये क्या आएगा अपना, ऑलवेज पॉजिटिव आएगा।
मतलब इसके अंदर फोर्स हमेशा नेगेटिव, मतलब ऑब्जेक्ट हमेशा इसी डायरेक्शन में जाएगा कंटिन्यू, वो रुकने नहीं वाला। इसके अंदर क्या है, फोर्स इज ऑलवेज पॉजिटिव, वो हमेशा राइट में ही जाएगा तो राइट में ही निकल जाएगा वो। ओके, तो फोर्स इज ऑलवेज पॉजिटिव, फोर्स इज ऑलवेज पॉजिटिव। ये भी क्या है आपका, ट्रांसलेटरी मोशन है। दिस इज ऑल्सो योर ट्रांसलेटरी मोशन। दिस इज नॉट एन SHM, दिस इज नॉट एन SHM। क्लियर एकदम। चलिए, बहुत बढ़िया। और कुछ बचा है अपना जी, बचा है ना, बिल्कुल केस 4 बचा हुआ है। केस 4, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ एक्स क्यूब, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ एक्स क्यूब। अब अगर यहाँ पे ध्यान दो कि मैं मान लो अब एग्जांपल लेके करता हूँ कि मैंने एक बार x की वैल्यू रखी 2 और एक बार मैंने x की वैल्यू रखी -2, तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ 2 का क्यूब, ये क्या आएगा, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ 8 न्यूटन। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ -2 का क्यूब, माइनस ऑफ -2 का क्यूब, तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये -8 होगा, माइनस माइनस प्लस, तो +8। मतलब यहाँ पे फोर्स का डायरेक्शन तो अपोजिट है, मोशन के अपोजिट तो गया है कि अगर ये +2 में जाएगा तो फोर्स -8 का यहाँ पे लगेगा। देख रहे हो, ये +2 में रहेगा तो फोर्स -8 का लग रहा है, और अगर ये -2 में जाएगा तो फोर्स +8 का लग रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पे तो डायरेक्शन अपोजिट हुआ है, एग्जैक्ट सही है बिल्कुल ये। ठीक है, मतलब मैं इसको क्या बोलूंगा, मैं इसको ऑसिलेशन बोल सकता हूं, मैं इसको ऑसिलेशन बोल सकता हूं, लेकिन मैं इसको SHM नहीं बोल सकता। SHM में स्मॉल एम्पलीट्यूड चाहिए, ये 2 से सीधा 8 हो गया, मतलब इसमें क्या होगा, एम्पलीट्यूड बड़ा होगा। समझ में, इसमें क्या होगा, एम्पलीट्यूड आपका ज्यादा बड़ा होगा। तो ये ऑसिलेशन तो है, ऑसिलेशन, बट नॉट SHM, बट नॉट SHM। क्लियर एकदम। ये चारों रूल कृपया करके आप लोग ध्यान में रखना, नालायको, भूलना मत बिल्कुल भी, क्योंकि इक्वेशन देके पूछ लेता है कि बताइए इसमें से SHM है कि नहीं है, पीरियोडिक है, ट्रांसलेटरी है, ऑसिलेटरी है, फलाना ढिमकाना, बहुत कुछ पूछ लेगा यहाँ पे तुमसे। समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्लाइड, ब्लैंक स्लाइड। चलिए, सो जर्नल रूल फॉर पावर लॉ फोर्स लिखिए, जर्नल रूल फॉर पावर लॉ फोर्स। लाइट कम ज्यादा हो रहा है क्या? हो तो रहा है कम ज्यादा गुरु। हुआ क्या, रुका? मोहित, देख भाई क्या हुआ। हो गया। चलिए आइए, जनरल रूल फॉर पावर लॉ फोर्स, ये ध्यान में रखना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि फॉर फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, या इक्वल्स टू लिख लो, नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, पहले ये लिखो फिर इक्वल्स टू लगाओ, एक्स की पावर एन, मतलब एफ इक्वल्स टू माइनस ऑफ एक्स की पावर एन, के लगा देना आप लोग, बट यहाँ पे ध्यान में रखना कि जब कभी भी माइनस ऑफ एक्स की पावर एन 1 2 3 कुछ भी होगी, ठीक है, तो कुछ ट्रांसलेटरी होंगे, कुछ ऑसिलेटरी होंगे, जब एन की पावर 1 होगी तभी वो SHM होगा। क्लियर। चलिए, तो पहला डॉट लिखिए कि अगर एन की वैल्यू 0 हुई, 2 हुई, 4 हुई, 6 हुई, 8 हुई, मतलब क्या हो, ये इवन नंबर्स हो,
ये क्या हो, इवन नंबर्स हो, तो इसको मैं क्या बोलूंगा, ओनली ट्रांसलेटरी मोशन, ओनली ट्रांसलेटरी मोशन। ओके, अगर n की वैल्यू 1 हुई तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको मैं एस एच एम भी बोलूंगा एंड ऑसिलेशन भी बोलूंगा। ध्यान दो यहाँ पे जरा, इवन पावर वाला, यहाँ पे देखो आप लोग, पावर इवन थी, ट्रांसलेटरी मोशन था ऑलवेज नेगेटिव, मतलब अगर वेक्टर से देखे तो हमेशा लेफ्ट डायरेक्शन में, ऑलवेज पॉजिटिव, इवन नंबर था हमेशा राइट डायरेक्शन में ही जाता ये। क्लियर। और मोशन कौन सा था, ट्रांसलेटर, मतलब एक डायरेक्शन फिक्स हो इसकी। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगर n की पावर आपकी 1 हुई, 3 हुई, 5 हुई, 7 हुई, 9 हुई, मतलब क्या हो जाए, ऑड नंबर्स हो। रुको रुको, 1 मैं नहीं लगाऊंगा, क्योंकि 1 तो हमने लगाया है ना, 1 दिया हुआ है इसको, ऑड नंबर्स नहीं देने वाला मैं इसको। क्या हो जाए, ऑड नंबर्स, ऑड नंबर्स हो बट n की वैल्यू कभी 1 के बराबर नहीं हो, तो इसको हम क्या बोलने वाले हैं, ऑसिलेशन तो बोलेंगे लेकिन एस एच एम नहीं बोलेंगे, ऑसिलेशन बट नॉट एस एच एम, ऑसिलेशन बट नॉट एस एच एम। क्लियर एकदम। बस इतनी सी बातें आप लोगों को ध्यान में रखनी है कि एक तो एफ आपका माइनस ऑफ एक्स के प्रोपोर्शनल में रहे, और उसकी वैल्यू एन उसमें पावर की वैल्यू एक्स की 1 रहे, बस तभी वो एस एच एम होगा। चलिए, देखिए कोशिश कोशिश करूंगा कि मैं डेरिवेशन यहीं पे निपटा दूं, क्योंकि मेरे को लेक्चर के लिए भी निकलना है, टाइम हो गया है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, ये जेई मेंस में आया हुआ सवाल है, जेई मेंस में ये आया हुआ सवाल है। कौन सा क्वेश्चन है, फॉर फोर्स, फॉर फोर्स माइनस ऑफ 4x प्लस 8, देन ड्यू टू दिस फोर्स मोशन इज, मोशन इज, मोशन क्या होगा आपका, मोशन इज। अब ध्यान से सोच के बताओ आप लोग, तो माइनस है, ऊपर x की पावर 1 है आपकी। ओके, तो सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेता हूं मैं। देखो मेरे को ये एस एच एम तो दिख रहा है, तो ये ऑसिलेशन तो है, पीरियोडिक होगी ही होगी, क्योंकि एस एच एम है, तो ऑप्शन ए तो आने से रहा, क्योंकि उसने नॉन पीरियोडिक बोल दिया है। अब ये ऑसिलेशन बट नॉट एस एच एम, एस एच एम तो है यहाँ पर, ये पक्का है, तो ऑप्शन डी भी नहीं है। अब ये देखना है कि इक्विलिब्रियम किस पॉइंट पे हो रहा है, मतलब किस पॉइंट पे फोर्स जीरो होगा, एट मीन पोजीशन फोर्स जीरो होता है अपना। ओके, तो ये -4 है, मैंने एक काम किया, -4 ही कॉमन निकाल लिया, तो अंदर क्या आ गया, x-2 आ गया मेरा, x-2 आ गया। मुझे फोर्स को जीरो करना है, तो फोर्स को जीरो करने के लिए इन दोनों में से किसी एक को जीरो बनना पड़ेगा, 4 तो नॉन जीरो नंबर है, तो x-2 को ही जीरो बनना पड़ेगा। तो x-2 अगर जीरो बनता है, तो जैसे ही x की वैल्यू 2 होगी, फोर्स अपना क्या बन जाएगा, जीरो बन जाएगा। जैसे ही मैं यहाँ पे -4 और x की जगह पे 2 रखूंगा, x की जगह पे 2 रखूंगा, तो ये क्या मिल जाएगा, 0 न्यूटन नहीं मिलेगा, बिल्कुल 0 न्यूटन मिल जाएगा मेरे को यहाँ पर ये। तो यहाँ पर क्या है, एस एच एम विद इक्विलिब्रियम एट 2 मीटर। बहुत इजी क्वेश्चन था जेई मेंस का ये। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4, अ पार्टिकल अंडर द फोर्स F इक्वल्स टू -5x-2 का होल क्यूब। ध्यान दो, फोर्स इज इक्वल्स टू -5x-2 का होल क्यूब। पावर क्यूब है, ऑड पावर है, एसएचएम तो नहीं है, लेकिन ऑसिलेटरी तो होगा ही होगा। एक्स की वैल्यू अगर नेगेटिव हुई, तो मान लो ये भी पूरा सम क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, पॉजिटिव तो पूरा सम नेगेटिव। तो ये यहाँ पे x की वैल्यू चेंज करने पे ट्रांसलेटरी तो बनने से रहा, ट्रांसलेटरी नहीं आएगा, एसएचएम भी नहीं, क्योंकि एम्पलीट्यूड स्मॉल नहीं होगा। ऑल ऑफ दिस बोल नहीं सकते, क्योंकि 2 ऑप्शन निकल गए, तो यहाँ पे सिर्फ क्या बचने वाला है, ये ऑसिलेटरी, और लिखना चाहो अच्छे से तो बट नॉट एसएचएम।
तो एक बार ध्यान में रखना, पावर 1 एसएचएम, पावर 2 और इवन ट्रांसलेटरी पावर 3, पावर 3 क्या बन जाएगा आपका, ऑसिलेटरी बन जाएगा। क्लियर। चलिए, फॉर अ पार्टिकल शोइंग द मोशन अंडर, देखो यहाँ पे पावर 2 है, तो पावर 2 मतलब ट्रांसलेटरी मोशन। आंख बंद करके टिक मारो यार, खत्म बात, ट्रांसलेटरी मोशन। चलिए, फिर क्या है, फॉर अ पार्टिकल शोइंग अ मोशन अंडर द फोर्स एफ, फोर्स एफ इक्वल्स टू -5x-2, इक्विलिब्रियम। ओके, मतलब एक तो ये ऑसिलेशन भी है और x की पावर 1 है, मतलब ये SHM भी है, माइनस भी दिखा रहा है, SHM है, ऑसिलेशन भी है। तो बोथ 2 and 3 इज अवर करेक्ट आंसर, बोथ 2 and 3 इज अवर करेक्ट आंसर। क्लियर एकदम। चलिए आगे बढ़ते हैं। If a particle is executing simple harmonic motion, then acceleration of a particle is, then acceleration of a particle is। अब अगर मैं आपको यहाँ पे ध्यान से देख के बताऊं, सिंपल पेंडुलम का एग्जांपल ले, वो सिंपल पड़ता है ड्राइंग के लिए ना। तो जब ऑब्जेक्ट यहाँ पे जाएगा, उसका डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे होगा, बट रिस्टोरिंग फोर्स उसको यहाँ पे खींचना चाहेगा, तो यहाँ से क्या मिला था, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -x। लेकिन एक नोट मैंने आपको 11th में बताया था, मोशन इन स्ट्रेट लाइन में और न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में भी, क्या बताया था कि डायरेक्शन ऑफ फोर्स, अब जिनको नहीं पता वो अभी याद कर लो ना, डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड एक्सलरेशन, direction of force and acceleration are always parallel to each other, are always parallel to each other। ओके, तो इसका मतलब क्या है यहाँ पर कि इसके जगह पे अपना क्या आएगा, मैं एक्सलरेशन भी लिख सकता हूं। तो डेफिनेटली ये, अब तो ये यूनिफॉर्म तो रहा नहीं अब, क्योंकि ये क्या होगा, देखो जैसे कि यहाँ पे इसका स्पीड बढ़ते बढ़ते एक बार घटेगा, फिर जीरो होगा, फिर यहाँ पे बढ़ेगा बढ़ेगा, यहाँ पे सबसे ज्यादा स्पीड होगी, फिर वो अपने नेगेटिव एक्सट्रीम पे जाएगा, यहाँ पे भी स्पीड क्या होगी, जी जीरो होगी, फिर यहाँ पे वो बढ़ेगा। मतलब स्पीड यहाँ पे इसकी क्या है, एक रफ्तार से नहीं बढ़ रही है, स्पीड धीरे 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 ज्यादा होगी, इस पॉइंट पे होगी वी मैक्स, फिर धीरे धीरे क्या होगी, घटेगी, फिर धीरे धीरे क्या होगी, बढ़ेगी, फिर धीरे धीरे क्या होगी, घटेगी। मतलब इसकी स्पीड क्या होगी, धीरे धीरे घटेगी, फिर धीरे धीरे बढ़ेगी, फिर धीरे धीरे घटेगी, फिर धीरे धीरे बढ़ेगी। मतलब कि लीनियरली वेरीज विद टाइम तो मैं बोल नहीं सकता हूं इसको बिल्कुल भी, समझ गए। क्योंकि लीनियरली का मतलब क्या है कि ये एक तेजी से बढ़ रहा है, एक सेम चीज के साथ में बढ़ रहा है, लेकिन इसका क्या आएगा यहाँ पर, इट्स नॉन यूनिफॉर्म, इट्स नॉन यूनिफॉर्म। ओके, चलिए अब देखो कुछ कुछ रेयर केसेस में ना, जब हम लोग आगे पढ़ेंगे, तो इट्स नॉट यूनिफॉर्म ये आंसर एग्जाम का है, बट जहां तक मेरा गैस है इसके साथ में कि ये भी हो सकता है, वेरीज लीनियरली विद टाइम, पॉसिबिलिटीज है, तो ये ऑप्शन पॉसिबल है, बट ये एग्जाम का गिवन आंसर है बाय आंसर की। तो एक बार इसको हम लोग फिर से क्रॉस चेक करके देखेंगे। ओके, क्योंकि मेरे मेरे हिसाब से ये टाइम के साथ में लीनियरली वेरी कर रहा है, यूनिफॉर्म तो नहीं है। यूनिफॉर्म का मतलब रहता है कि सेम रेट से बढ़ेगा, लेकिन ये सेम रेट से बढ़ नहीं रहा है, तो यूनिफॉर्म तो नहीं है, बट लीनियरली टाइम के साथ वेरी करेगा, क्योंकि आगे जाके हम लोग एक्स का इक्वेशन डिराइव करने वाले हैं, एक्स साइन ओमेगा टी प्लस फाइव वाला। तो इसके अंदर ये पोजीशन टाइम के साथ में लीनियरली वेरी कर रहा है। तो वेलोसिटी का इक्वेशन क्या मिलता है, ए ओमेगा कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव वाला। टेंशन मत लो, मैं ये फिर से डिराइव करके दिखाऊंगा, फिर से क्या पहली बार ही डिराइव करूंगा। और यहाँ पे ये आता है माइनस ओमेगा स्क्वायर साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव। तो लीनियरली वेरीज विद द टाइम ये भी है। तो एक काम करो, इसको नहीं, चौथे को ही टिक मार्क आप लोग मार दो एक बार, क्योंकि डेरिवेशन मैंने आपको अभी तक सिखाया नहीं है, सिखा दूंगा। सिर्फ ध्यान में रखना कि जैसे ही पोजीशन टाइम के साथ में लीनियरली वेरी करता है, तो एक्सेलरेशन भी करेगा। ओके, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है वो करते हुए। आगे बढ़े, चलिए
A particle moves such that acceleration is given by a equals to minus of 4x the period of oscillation, मतलब टाइम पीरियड की बात कर रहा है ये। तो एक्सलेशन कितना है अपने पास -4x है। अब इक्वेशन मैंने आपको क्या बताया है अभी पीछे अगर आपको याद हो जस्ट, तो a इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। ओके, बस सिंपल, ये आपको -4x दिया हुआ है, ये माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स दिया हुआ है, माइनस माइनस कैंसल, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आ गई आपकी 4। ओमेगा स्क्वायर आपको क्या मिल गया, ओमेगा स्क्वायर आपको मिल गया 4। तो यहां से आपको ओमेगा क्या मिल जाएगा 2, +-2 लेना, बस उसने टाइम पीरियड पूछा है तो ऑलवेज टेक पॉजिटिव। ओमेगा आपका क्या होता है 2 पाई अपॉन टी होता है, 2 से 2 कैंसल, टी की वैल्यू क्या आ गई आपकी पाई सेकेंड आ गई। इजी, इजीएस्ट वन। ओके, चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एस एच एम, ठीक है, इज नॉट एन एस एच एम। मैं आपको अभी यहाँ पे एक इक्वेशन बता रहा हूँ, वो इक्वेशन आपको ध्यान में रखना है, दैट इज एक्स इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी +5। नहीं तो काम करो, मैं यहाँ पे लिख ही देता हूँ, डेरिवेशन मैं आपको करवाऊंगा थोड़ी देर में या नेक्स्ट लेक्चर में करवाऊंगा, डेरिवेशन थोड़ा सा लेंदी है और वो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट भी है। ओके, जैसे कि हमको इक्वेशन में क्या मिल गया था, d² x/dt² प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 0। इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद में जो हमको x मिलता है ना, मैं सॉल्यूशन आपको दूंगा अभी इसका, दैट इज a साइन ऑफ ओमेगा टी +5, दैट इज a साइन ऑफ ओमेगा टी +5, ये अपना इक्वेशन है, ये हमको सॉल्व करके आता है। समझ गए, मतलब ओमेगा टी +5 का मतलब मैं आपको सिंपली अगर सिंपल पेंडुलम से रिलेट करके बताऊं कि सिंपल पेंडुलम अगर मीन पोजीशन पे है तो यहाँ पे फाई की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी 0 डिग्री। अगर मेरा सिंपल पेंडुलम यहाँ पे तो उसने कुछ एंगल लिया मान लो 30 डिग्री, तो ये फाई की वैल्यू क्या होगी 30 डिग्री होगी। मतलब कि अगर मैंने अपना ऑसिलेशन यहां से स्टार्ट किया 30 डिग्री से, मैंने यहां से अपने ऑब्जेक्ट को छोड़ा, तो यहां से वो यहाँ पे जाएगा फिर यहाँ पे आएगा। ओके, इसीलिए वो फायर रखा हुआ है कि मैं किसी पर्टिकुलर एंगल से भी ऑसिलेशन स्टार्ट कर सकता हूं। तो यहाँ पे एक्स क्या दिखा रहा है, एक्स यहाँ पे बता रहा है डिस्प्लेसमेंट और पोजिशन। डिस्प्लेसमेंट और पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। देन उसके बाद में अपने को ए क्या दिखाई दे रहा है, ए इज अवर एम्पलीट्यूड and what is our omega, omega is angular frequency, ओमेगा इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी। अभी के लिए इसको रटो बस। ओके, देन उसके बाद में अपना फाई क्या है, फाई इज फेज एंगल, कि किस एंगल से वो मोशन स्टार्ट होगा। सो फाई इज द फेज एंगल। चलिए आगे बढ़े, तो जरा इस मोशन को ध्यान से देखो, इनमें से कौन सा एसएचएम नहीं है, जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म है भैया वो तो एसएचएम बन सकता है बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन ये पावर में माइनस टी नहीं होगा, यहाँ पे केटी था। ओके, केटी है, तो ऑप्शन 4 इज अवर करेक्ट आंसर, वाई इक्वल्स टू ए की पावर केटी, ये अपना एसएचएम नहीं है। ठीक है, a particle executing SHM along y-axis has its motion described by the equation this and this। चलिए, तो काम करते हैं, अब क्वेश्चन को हम लोग देते हैं विराम। बस आपको बस एक टाइम पीरियड का फॉर्मूला मैं यहाँ पे डिराइव करवा दूं, उसके बाद में इसका जो डेरिवेशन था x इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी +5 वाला, ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा लेंदी है तो हम उसमें ही करते हैं। आइए, तो यहां से हमको इक्वेशन क्या मिल गया था, a इक्वल्स टू, शुरू से शुरू करता हूं, चलिए, F इक्वल्स टू माइनस ऑफ के एक्स हमको मिल गया था, मैंने फोर्स को लिखा था मास इंटू एक्सलरेशन माइनस ऑफ के एक्स, तो मास नहीं एक्सलरेशन क्या मिल जाएगा यहाँ से मेरे को, एक्सलरेशन इज -k/m इंटू एक्स, सो एक्सलरेशन इज -ओमेगा स्क्वायर एक्स। ओके,
सो यहाँ से ओमेगा की वैल्यू मुझे क्या मिल गई, मैंने यहाँ से ओमेगा स्क्वायर को सब्स्टिट्यूट किया एज अ फॉर्म ऑफ के बाय एम। बस यहीं से हमको भी टाइम पीरियड का फॉर्मूला मिलने वाला है। सो ओमेगा स्क्वायर इज के बाय एम। तो ध्यान दो यहाँ पे ओमेगा क्या मिल जाएगा हमको, अंडर रूट ऑफ एम, इट इज 2 पाई बाय टी इक्वल्स टू अंडर रूट के बाय एम। बस अब टी चाहिए तो सारा इक्वेशन को रेसिप्रोकल ले लो भाई, टी अपॉन 2 पाई इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ एम बाय के। याद है मैंने यही फॉर्मूला स्टार्टिंग में लिखवाया था आपको, बिल्कुल। तो टाइम पीरियड इज 2 पाई अंडर रूट ऑफ एम बाय के। बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि टाइम 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 पीरियड इज नॉट डिपेंडेंट अपॉन दी एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड एम्पलीट्यूड पे डिपेंड नहीं कर रहा है। ठीक है बच्चों, चलिए तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। ठीक है, रिवाइज करके आना इतना। ओके, चलिए।